एक सर प्रेसिडेंट और चेयरमैन दो ही बड़े, देखे ना, प्रेसिडेंट विन करता है जी जी, और जो चेयरमैन होता है उसको उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है ना, ठीक है। तो लेकिन सर ओहदा तो नो डाउट बड़ा है ना, आप पूरी जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है, आप उसके बड़े हैं, आप उसके बुजुर्ग हैं, आप उसको, अच्छा लास्ट टाइम मैंने एक दो जो प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे उनसे, उसको भी हम साथ से क्लियर कर लेना, वो आए हुए थे तो वो शायद अल्फाज हो सकता है मुनासिब ना हो, लेकिन मेरा मकसद यही था कि वो प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है कि वो किसी ग्रुप की ब्लैक मेलिंग में आके किसी को चेयरमैन ना बनाए। डिज़र्व आप करते होंगे, और अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपने थोड़ा सा बताना है कि आपने एज ए चेयरमैन क्या किया। लोग चूँकि जब आते हैं तो अपनी डिमांड लेके आते हैं, यानी कि वो क्यों प्रेशराइज होते हैं, जब प्रेशर किया जाता है। आपने देखा कि हमारा जो पिछला इलेक्शन था, इस अल खिदमत के साथ हमने जो मिल के लड़ा, तो हमारी कोई डिमांड नहीं थी, ये पूरी मार्केट जानती, चेयरमैन की डिमांड थी। मैंने अरशद नजमी को कहा कि जी आप इस कमेटी को हेड करेंगे, मियाँ साहब के नॉलेज में भी था कि फ्रेंड बिजनेस ग्रुप से अब जो आगे कमेटी को लीड करेगा तो वो अरशद नजमी साहब। अरशद नजमी साहब वहाँ पे जाते हैं उनके ऑफिस में, तो वहाँ पे जाते हैं, मुकर्रर वड़ैच साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, मियाँ साहब बैठे हुए हैं, उनके और आल खिदमत के दोस्त बैठे हुए हैं। तो अरशद नजमी ने कहा कि जी आप नाम हम देना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी आप लेटर लिखिए। ठीक, तो अच्छा वहाँ पे जब बैठे हैं चेयरमैनशिप के लिए, तो मुकर्रर वड़ैच साहब वहाँ से नाराज़ होकर उस मीटिंग से निकल जाते। अपनी ग्रुप की गैर मौजूदगी में, मतलब तन्हाई में मैंने छुप के मुलाकात की कि मियाँ साहब ये बात आप हमें इख्तियार क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी देखें, यूसुफ चौहान साहब की तरफ से एक इस्तीफ़ा आ चुका है और ख़बर लग चुकी, और वो इस्तीफ़ा ये था कि सोशल मीडिया पे ना लगे। फिर मैंने मियाँ साहब से कहा कि आपके जहन में क्या खाका था फिर ऐसी बात, अगर ऐसी बात। उन्होंने कहा ये ज़रूर हुआ है कि मैं जब गया हूँ तो मैंने आसिफ जहांगीर से भी प्रॉमिस कर लिया था, उसके बाद मैंने फिर मुकर्रर से चेयरमैन नहीं मांग ली उनसे, मुकर्रर साहब को मैंने चेयरमैन बनाना था। ये जो डिफेंस रोड था, ये लालकजन चौक से पहले जो डिफेंस चौक आता है, क्योंकि ये प्राइवेट रोड है, तो मैं जब DHA में गया तो उन्होंने कहा यार हम आपको कोई ऐसी रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे यहाँ पे ट्रैफिक थ्रू है। हाँ, हमने तो PTI को भी साइड रोड पे रखा है, तो आप कैसे कह सकते हैं। मुझे लगता है कि वो सर जो टर्न्योर था एज ए जनरल सेक्रेटरी आपका और एज ए प्रेसिडेंट मेजर रफ़ीक असद साहब का, वो बड़ा सेंसिटिव, वो बड़ा मुश्किल टर्न्योर इस सेंस में भी था कि वो एक इन्होंने वो जो अचानक ही बजट में दे दिया कि जी आपकी असेसमेंट्स हुआ करेंगी और सारा कुछ, उसके बाद एहतजाज भी हुआ, फिर आपकी मीटिंग्स बड़ी हुई, इवन आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से भी मीटिंग्स हुई, और वो पहली दफ़ा शायद था कि आप लोग मीडिया पे फ्रंट फुट से चीज़ों को लीड भी कर रहे थे। अच्छा क्या वजह थी? हालांकि उसके बाद हमारी DHA की एसोसिएशन को बड़ा हाई प्रोफाइल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी हम बिल्कुल नीचे ही रहे, और हमारी ना हमें कोई स्टेक होल्डर समझता है, ना कोई हमारी बात सुनता है, ना टेबल टॉक करता है कोई अदारा हमारे। तो ये क्या हमारी नालायकी थी या वो उनका माइंडसेट ही ऐसे है? वो बात देखिए सर, बात ये है कि जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं वो तो आपको पता है कि उनके पीछे कि कौन सा अदारा है, तो वो अदारा क्या समझता है, वो पाकिस्तान की सियासत को क्या समझता है। आज पूरे वीडियो पे यही बात हो रही है, तो वो वही एक उसके पीछे अदारा है। अब उस अदारे के लिए तो पब्लिक के लिए तो कोई इशू नहीं है कि पब्लिक क्या है, वो कहते हैं कि पब्लिक कुछ भी नहीं है, तो ये सियासत क्या है, कुछ भी नहीं है। एज ए जनरल सेक्रेटरी जो परफॉर्मेंसेज आप बता रहे हैं वो बिल्कुल लोगों ने देखी भी, अगर लोग उसको एक्नॉलेज करते तो फिर तो बड़ा हाई वोट बैंक हो जाना चाहिए था, या बड़ा लीड से आपको जिताना चाहिए था। तो क्या रीज़न थी? आपको याद होगा उस वक्त हम इकट्ठे ही थे, मतलब हम भी क्योंकि एक ही ग्रुप भी थे, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, हमने आपके नारे भी लगाए कि बड़े अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, आप इनको आगे लेके चलें चीज़ें बहुत, लेकिन हमें मार्केट से उस तरीके से रिस्पांस क्यों नहीं मिल पाया? फिर इमरान भाई, हमारा ये अलमिया है, हमारी सियासत का अलमिया है, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि वही लोग इलेक्शन जीतते हैं, खा वो नेशनल असम्बली हो, प्रोविंस हो, आपका कोई इलाकाई कौंसलर का इलेक्शन हो, जो पैसा लगाता है, जो दिखाता है, जो ज़्यादा धूमधाम से काम करता। लोग हमारी अभी तक वहाँ पे हम नहीं पहुँच सके। नहीं, लेकिन सर उससे पहले भी तो आप जीते ना, मतलब जो हम हारे उससे पहले भी तो आप जीते ना, तो उसमें कौन से पैसे लगाए थे आपने? तो ये हमें पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ कि मार्केट में इस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं। मार्केट में ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास चल के आए वोट लेने के लिए। ये बड़ी अजीब बात है डॉक्टर साहब, मैंने पिछले दिनों सुना ये बात और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ब्लंटली लोग जो किसी दोस्तों के लिए वोट मांग रहे हैं तो वो यही बात कर रहे हैं कि जी फलाना बंदा पैर बड़े चंगे फाड़ लेता है, फलाना बंदा गोडे बड़े चंगे फाड़ लेता है। कैपेबिलिटी देखना उसकी, और वो कैपेबल होगा भी और कैपेबल है भी,
लेकिन सारे कैपेबल है दोस्त हमारे, जितने भी सारे आ रहे हैं आजकल जो कह रहे हैं कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है, वो सारे कैपेबल हैं। लेकिन किसी के बारे में ये टैग लगा देना कि यार गोडे बड़े चंगे फर्द है, पैर बड़े अब ये तो कोई भी मेरिट नहीं हो सकता ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों आज हमारे बड़े ही एक सीनियर दोस्त, उन्होंने रियल एस्टेट में बहुत अपना नाम बनाया, शरीफुन नफ्स इंसान हैं, बड़े सीजनड रियल्टर हैं और एट द सेम टाइम उन्होंने हमारी डीएचए की जो एसोसिएशन है उनकी भी कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही हैं। इस वक्त हमारी एसोसिएशन के सिटिंग चेयरमैन भी हैं और हम आज उनसे गपशप भी करेंगे, कुछ कारोबार की भी टिप्स लेंगे, क्योंकि आपको पता है रियल एस्टेट के जो हालात हैं वो बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज चल रहे हैं, तो वो भी टिप्स लेंगे और साथ कोई सियासी गपशप भी करेंगे। डॉक्टर खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। पहले भी एक दफ़ा हमारा प्लान बना लेकिन गपशप नहीं हो सकी, तो आपकी मेहरबानी आज आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं आप, क्योंकि हमसे भी सीनियर हैं। अच्छा, जब कोई सीनियर दोस्त आता है ना तो मैं अक्सर ये क्वेश्चन करता हूँ कि यार 20 साल तो सानू भी हो गए होंगे, असं भी सीनियर हो गए हैं, लेकिन आपका माशाल्लाह एक्सपोजर या आपका एक्सपीरियंस हमसे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो कब रियल एस्टेट में आप आए और कहाँ से स्टार्ट किया? मैं इमरान भाई 1992 से अस्की स्टेट से मैंने स्टार्ट। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 32 ईयर्स तो बन जाते हैं इस लिहाज से फील्ड में आए हुए। तो बाहर मेरा अस्की स्टेट ही मदर इंस्टीट्यूट है। अच्छा, ओके। अस्की स्टेट से वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टूडेंट और बहुत सारे लोग निकले जिन्होंने बड़ा प्रोफेशनल काम किया जिन्होंने। हाँ सर, उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे साथी, जितने भी कुलीग वहाँ पे थे, क्योंकि इससे पहले किस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था रियल एस्टेट के अंदर ना कोई इस तरह का माहौल था कि पढ़े लिखे लड़के भी आके प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। वो सो ये कंसेप्ट था मार्केट में कि ये जिनके पास पैसा है वही ये काम कर सकता है, तो ये नाम भी इतना अच्छा नहीं समझा जाता था मार्केट के अंदर। अच्छा, तो उस वक्त भी यही कॉन्सेप्ट था कि जिनके पास पैसा बस वही काम कर सकता है, वही काम कर सकता है। लेकिन नहीं, उस वक्त ये था कि प्रॉपर्टी डीलर होते ही पैसे वाला है। जैसे एक सिनारे के मतलब आप भी सोचा जा सकता है ना कि कुछ सिनारे के पास अगर माल होगा, गोल्ड होगा, तो वो सिनारा बनेगा। जी, तो लेकिन उस वक्त तो ये था ही नहीं कि सर्विसेज के ऊपर भी आप पैसा बना सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, कि आप सिर्फ सर्विसेज देंगे और आपके पास पैसे हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, रियल एस्टेट में अगर आपने काम करना है, सर्विसेज का काम देना है, हमारा काम ही सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो पैसे के बगैर ही होगा। अच्छा, मैं अक्सर जो हमारे पास भी दोस्त काम करने के लिए को आता है तो वो कहता है जी वो मेरे भरा नूं रख लो, मेरे कज़न है, या मेरा कोई फैमिली मेम्बर है, या मेरा कोई भतीजा है, तो वो जी वो मैं बिठा तो देता हूँ आपके ऑफिस में, पैसे कितने को चाहिए इसको? मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदे, इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी सेंस चाहिए और एक मेहनती और ईमानदार बंदा हो तो वो चीज़ों को आगे लेके चलता है। अच्छा, अच्छे ऑफिस में जाने का डॉक्टर साहब देखें ना, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अस्की से बहुत सारे दोस्त निकले और उन्होंने अपने बड़े अच्छे सेटअप बनाए, बड़े अच्छे दफ्तर बनाए, कि आपके ख्याल में क्या एक ख़ास बात थी कि जो ये बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते थे जिसकी वजह से बहुत सारे ऑफिस आगे आए? इमरान साहब, उस वक़्त जो काम हमने सीखा, जिस अंदाज में सीखा, उस वक्त ये कंसेप्ट नहीं था जी। ना फाइलों का कंसेप्ट होता था, ना ये होता था कि आप प्रॉपर्टी बाय करके बेचेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उस वक्त बयाने शाने नहीं होते थे? नहीं, बयानों का कंसेप्ट बहुत कम था। शायद एक दो दोस्त थे मार्केट के अंदर जो पैसे से काम करते थे, बल्कि मैं समझता हूँ 98% जो काम था वो सर्विसेज के ऊपर था। यानी कि आप यूँ कह लें कि कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको रीजनेबल एक कमीशन आ जाती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमने सीखा भी वही। अच्छा, और जो हमारे अदारे थे उन्होंने बेसिक इस चीज़ को डिस्करेज किया कि यार अगर पैसे से काम करना तो क्या फ़ायदा, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आप पैसे लगाएं, बाय करें प्रॉपर्टी, उसको कुछ अरसे के लिए आप रख लें, उसके बाद सेल करेंगे तो आपको 4 पैसे साथ मिल जाएंगे। तो एक इन्वेस्टर की सूरत इख्तियार हो सकती थी। लेकिन एक रियल स्टेट जो रियल्टर अगर वो कहता है मैं अपने आप को, तो फिर रियल स्टेट बिजनेस तो यही है कि आप उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके एवज आपको जो सर्विसेज मिल रही है वो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद फिर आपने अपना ऑफिस स्टार्ट किया आपने? जी, उस वक्त मैंने अपना ऑफिस बनाया, वो बस बदकिस्मती से 3-4 साल के बाद मुझे बंद करना पड़ा। अच्छा जी, अच्छा, ओके। ये कब हुआ, ये नहीं मुझे पता। ये 93 से 96 तक मैंने, ठीक, मतलब दफ्तर का नाम था डॉन स्टेट।
ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने बनाए रखा। फिर उस वक़्त थोड़ा-सा ये था कि मेरा गलत एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हो उसके ठीक, अंदर हुआ कि मैं ठीक। डीएचए को छोड़ के छोटी सोसाइटीज़ में चला गया। अच्छा। यानी आप यूँ कह लें कि पूरे आल वापडास बस पूरे पाकिस्तान के जो अंदर तजर्बे हम अब कर रहे हैं, आप इससे 20 साल पहले पहले कर कर चुके चुका, हैं। मैं पहले कर अच्छा। चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने छोटी सोसाइटीज़ का काम किया, ओके, ओके। जिसमें भी सोसाइटीज़ का भी किया, लेकिन उस इस तरह का प्राइवेट डेवलपर नहीं थे वो भी, जी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। ओके। मेरा इश्तिहार लगता था आल वापडास, जी, ठीक यानी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ कहीं प्लॉट है, ओके, वो ओके। वापडा पिंडी में है, वापडा लाहौर में है, वापडा मुल्तान में है, वापडा शेखुपुरा में है, तो अच्छा। कहीं भी अगर वापडा का प्लॉट ओके, होता तो ओके। उसको मैं सेल तो वो करता। एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा वो आपका मेरा लेकिन। एक्सपीरियंस ठीक रहा, लेकिन जब वो नीचे आई प्राइसेस ना, तो उसके ऊपर ओके, मेहनत बहुत ज़्यादा थी, आपकी ओके। ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाती थी उसके बिल्कुल अंदर। ठीक। तो फिर मैंने स्पेशली पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बड़ा फिर काम किया। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह। अल्टीमेटली मैंने देखा कि यार जब मैं जिस सोसाइटी में बैठा हूँ, जी। वो एक डीएचए है। उससे तो खैर हाँ, ब्रांड तो नहीं था ये, हाँ, लेकिन बड़ी हाँ, हाँ। सोसाइटीज़ थी, बड़ी प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज होती थी। तो मैंने अल्टीमेटली ये उसके में से एक रिज़ल्ट निकाला कि अगर वहाँ पे मैं 10 प्लॉट बेचता हूँ, जी। तो यहाँ की एक प्रॉपर्टी सेल करने के बाद वो मुझे एक उतने बराबर है। पैसे मिल जाएंगे। एक बराबर तो है। वाई नॉट कि मैं इतनी ट्रैवलिंग करूँ, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा आसान लगा कि छोटी फाइल होती थी, छोटा कस्टमर होता था। ठीक है। लेकिन वो फिर मुझे उस बात पे आके थोड़ा सा एनालिसिस हुआ कि नहीं, मुझे अब डीएचए में ही काम करना चाहिए। तो ओके, फिर मैंने ओके। तो 90 96 में आपने अपना ऑफ़िस फिर हाँ फिर 93 में दोबारा मैंने अस्करी ऑफिस पे चले बनाया। गए आप? 97 96 में मैंने फिर क्लोज किया। ओके। उसके बाद मैं चौहान स्टेट मैंने ज्वाइन। अच्छा, ओके। तो जो मेरा एक असल ब्रांड जो से निकल के फिर आप दूसरे ब्रांड दूसरा में। ब्रांड, अच्छा, ओके। अब दोनों ब्रांड का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि जो बेसिक लर्निंग जो थी वो अस्करी स्टेट की बहुत ज़बरदस्त थी, पॉलिश फिर इन्होंने किया और बाद में। पॉलिश इन्होंने किया, क्योंकि वहाँ ओके। पे एक उस तरह की ट्रेनिंग तो नहीं थी चौहान जी। स्टेट पे, लेकिन वहाँ पे जो पॉलिश करने की बात थी हुँ। कि आप बेसिक आपने जो एजुकेशन ली है, तो उसके बाद जो आप पॉलिश होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग अच्छा चौहान डॉक्टर पे साहब, गए तो उन्होंने भी बड़ा फिर अरूज देखा पॉलिश लोगों की डेफिनेशन नॉर्मली यही होती है ना कि जितना ज़्यादा क्लाइंटेज आपकी बनेगी, जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, बंदा अपनी गलतियों से ही सीख रहा होता है एक्चुअली। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर जो भी छोटी-मोटी गलतियाँ, कोताहियाँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई नॉन प्रोफेशनलिज्म, कोई आप कह लें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, तो वो जितने ज़्यादा क्लाइंटों से डील करते हैं, आप क्लाइंट्स का डील करते हैं, उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। और मेरा ख्याल है यहाँ पे इनकी क्लाइंटेज बहुत थी। इमरान साहब, जब मैं गया तो उस वक्त इतनी क्लाइंटेज नहीं थी, ओके। और उसकी 97 में सर आपने इनको ज्वाइन किया था? मैंने तकरीबन ये 98 में 98 में ज्वाइन किया 98 था। में ओके। किया, और जो रूज आया प्रॉपर्टी में वो 9/11 के बाद आया। जी। जो आपका वो जो 2002, 9/11 1, हुआ, 2 हाँ जी। उसके बाद जो लोगों ने बाहर से पैसा भेजा ठीक। और पाकिस्तान में आया, वो अब खुशनसीबी कह लें हमारी या बदनसीबी कह लें पाकिस्तान के लिए, कि वो पैसा जो बाहर से आया वो बजाय किसी इंडस्ट्री में लगता, वो रियल एस्टेट में में आके डंप डंप होता हो रहा। गया। ठीक, क्योंकि और लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यही ठीक, हालात थे कि बत्ती ठीक। नहीं है, गैस नहीं है, तो लोगों के पास जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनके लिए यही था कि जब पैसा हम ऐसा जगह भेजें जहाँ पे हमारा सेफ हो। दूसरी बात आप देखिए कि पॉलिसी से सेंस भी होता है सर, ये ऑफिस की पॉलिसी होती है। जी, ठीक। जहाँ पे मैंने पहले काम किया वहाँ पे ये बताया जाता था कि आपने थोड़े जितने भी कमाने इतने खर्च करने, इतने नहीं करने, ऐसे करना ऐसे करना। और चौहान स्टेट इसके बिल्कुल अपोजिट था। ठीक, वो कहते थे जनाब आपने जो कमाया वो अपने आप पे लगाए, ठीक। अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा ड्रेस होना चाहिए, अच्छा मोबाइल आपके पास हो, बिल्कुल ठीक। आप खुल के खेलें। ठीक। आप जब तक ग्राउंड के अंदर हैं तो आप प्लेयर हैं, एक बार आप ठीक। आउट हो गए हैं तो आउट है। तो एक बार इसलिए ठीक। आपने सिंगल लगानी है, चौका लगाना है, छक्का लगाना है, आपने ग्राउंड के अंदर रहना है। और ओके। इसलिए उन्होंने हमें ये थोड़ा सा हौसला दिया, और ये नहीं कहा कि जी मार्केट कहीं डूब रही है, जा रही है। वो कहते हैं यार जहाँ मर्जी जाए, लेकिन ओके। आपने खेलना है। बैकअप तो ये बहुत बहुत स्ट्रांग था अच्छी इसका एक मतलब हमारे है। लिए लेसन था उस बिल्कुल वक्त, ठीक। कि कोई भी माहौल हो, आज जैसे हालात क्राइसिस हैं, बहुत से दोस्त हैं जो सुबह उठते हैं यार दफ्तर क्या जाएंगे, वहाँ तो क्राइसिस है, हाँ, पता नहीं क्लाइंट नहीं आना, लेकिन उनका इतना यानी उसमें आ गया कि यार मैं ऑफिस जाऊंगा क्लाइंट नहीं आता। हालांकि उनको ये शायद भूल गए हैं कि ये राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है। बेशक, बेशक। बंदे का काम है कि सुबह अपने दुकान पे जाना, उसको जाके बैठना, अल्लाह ताला से दुआ करना, और शाम तक मेहनत करना। मेहनत हमारी यही है कि हम तैयार होकर दफ्तर जी, आते ऐसे हैं, ही है, दफ्तर ऐसे से ही है। शाम तक हाँ, बैठते हैं। अपनी एफर्ट करें, मेहनत करें, उसके बाद तो अल्लाह ताला पे अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ें। आज भी इमरान साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन दोस्त जो काम करने वाले हैं उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि हमें आदत पड़ गई है थोड़ा इजी ये बात बिजनेस ठीक, की ना। ये बात जो ठीक। पुराना बिजनेस था जो हमने सीखा हुआ था वो वही आज चल रहा है। आपका जर्मन क्लाइंटेज आज भी मार्केट के अंदर मौजूद है। आप सर्विसेज पे काम करते हैं तो आपको कोई ना कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाता है जिसके ऊपर आप अपनी
काम चला सकता हाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो एफर्ट कर रहा होता है, देखिए ना अभी भी डीएचए में मैं कह रहा हूँ, अक्सर स्टाफ के साथ जब मीटिंग होती है तो हम यही बात करते हैं कि डीएचए में 10 ट्रांजेक्शन हो रही हैं रोज़ की, 20 हो रही हैं, 25 हो रही हैं, 50 हो रही हैं, तो उसमें हमारा नाम ज़रूर होना चाहिए। तो ये जब तक मोटिवेशन नहीं होगी उस वक्त तक तो आप काम नहीं, मतलब वहाँ पे भी अगर 20 बंदे ट्रांसफर करवा रहे हैं तो वो कोई ना कोई डीलर ही डील बेच रहा है या ले ऐसी रहा है ना, ऐसी सर, तो वो आप एफर्ट करते रहेंगे तो वो उसमें चीज़ें। इमरान साहब देखें, अगर 20 डीलर वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर 100 डीलर जी इन्वॉल्व ये हो बात जाते हैं। ठीक है, तो 50-100 उसके अंदर डीलर जो की रिज़्क इन्वॉल्वमेंट बाँट होती रहा है, होता है उसके बेशक। अंदर 5-5 6-6 डीलर एक दूसरे के साथ एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो और वो उसमें एक्टिव रहते हैं। ये बात तो ठीक ये है सर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा था। फिर इसके ये तो आपने वो बात की जो ट्रांसफ़र हो रही है। जी। तो जो रेंटल का काम आपका डीएचए जितना हाँ बड़ा हो चुका है ये सर, बात आपके ठीक है, बड़े लड़के हैं जो रेंट पे काम करते हैं। ये बात जायज़ आज है आपकी। 15-15 लाख रुपया रेंट प्लाज़ों का चढ़ रहा है, 10-10 लाख रुपए पे, 5-5 लाख पे घर रेंट आउट हो रहे हैं। जी, तो ज़ाहिर है उसका जो कमीशन आएगा वो भी तो लाखों में आता है। ये बड़ी तो अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह की काम आपने। की कमी नहीं होती, लेकिन बस ये है कि हाँ थोड़ा-सा एफर्ट ज़रूरी है, और एफर्ट्स होने आजकल वो आजकल टाइम ऐसा है कि वो एफर्ट मांगता है। माँगता है हाँ सर ये इससे। बात ठीक। उसके बाद सर आपने फिर अपना सेटअप कब बनाया आपने? सर मैंने फिर 2005 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफ़िस फ़ोरकास्टर रियल एस्टेट के नाम से शुरू किया। ओके, तो ओके, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक फिर मैं अपने ऑफ़िस से ही काम कर रहा हूँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपको डॉक्टर साहब कब लगा कि रियल एस्टेट ही मैंने कैरियर बनाना है, या इसमें बड़ा मार्जिन है, इसमें बड़ा स्कोप है, और रियल एस्टेट बिल्कुल जंप इन होके आपने कहा कि जी अब कोई और काम नहीं करना, ये कब फील हुआ आपको? इमरान साहब, ये बिल्कुल हर लड़के के अंदर जो आज मार्केट के अंदर आ रहा है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो पढ़ा लिखा होता है उसने बीए एमए किया होता है उसको जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो जो जी, हमारी फील्ड में आ जाते हैं। जी। वो ये सोच के आते हैं कि हम जाएंगे तो जाते ही हम भी ऐसे ही पैसे कमाने हाँ, लग जाएंगे, लेकिन उनको सोचना चाहिए क्या आया कि अगर आपने कोई ग्रेजुएशन या एमए या मास्टर किसी में किया, क्या आपको जॉब मिल रही है? अगर जॉब मिलेगी भी तो कितने पैसों की मिलेगी? हुँ, 50,000 है, 25,000 है, 40,000, इससे ऊपर तो स्टार्ट नहीं होता ना। जब 60-70,000 लगा लेंगे मैक्सिमम, तो वो 60-70,000 तो समझता है कि मुझे जॉब मिलेगी तो मैं कमा लूँगा, तो मेरे लिए बड़ा ये एक एजाज़ की बात जी, है, मैंने एजुकेशन ली है। तो वो ये वो ये समझने से कासर है कि जिस रियल एस्टेट में मैं जा रहा हूँ, आया कि मेंटली तौर पे पहले मुतमईन भी हूँ कि नहीं हूँ। तो हाँ। आता ज़रूर है वो, लेकिन उसके अंदर उतना वो पेशन नहीं होता, उतना उसके अंदर वो चीज़ें नहीं होती शॉर्टकट्स कि के चक्करों में पड़ जाते वो हैं। हाँ, वो इसलिए कोशिश करता है कि मुझे तो फ़ौरी पैसे चाहिए थे, शायद मिल जाते। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। इमरान अच्छा साहब डॉक्टर आज साहब, आप इसमें लगता नहीं है हमारी डीलरों की, मतलब हम डीलरों का मतलब ये कि जो पुराने या सीजन लोग हैं, हमने शायद बायर, अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बायर की बात करें, तो हमने इमेज ये पोर्ट्रे किया हुआ है कि पता नहीं ये फ्रॉड ने, पता नहीं ये शॉर्टकट्स ने, पता नहीं ये दिहाड़ीबाज ने की कर, ये हमने यंग ब्लड में जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें इमेज शायद अपना ये दे सके, हम अपने इमेज को अच्छा और बेहतर डेवलप नहीं कर सके। नहीं इमरान साहब, बादकिस्मती ये है कि हमारा ये आज से तकरीबन 10 साल पहले ये थोड़ा-सा मार्केट में ये चीज़ें आई हैं। जी, जब मार्केट बढ़ी है तो ज़ाहिर है बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा थी, हमारे जो यंग बच्चे थे इस फील्ड में आए। सर। तो उन्होंने आके देखा कि यार हम शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं, मतलब शॉर्टली हमारे पास पैसे कैसे आ सकते जी, हैं। जी, तो वो जी, बदकिस्मती से ये है कि डीएचए का एक उन्होंने सबसे पहले जो फ़ाइलों का निज़ाम तो डीएचए से स्टार्ट जी, हुआ ना। जी, जी, तो डीएचए का जो फ़ाइलों का जो निज़ाम था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि इसके अंदर आपने देखा होगा जो फ़ाइल आप लेते हैं उसके अंदर वो पूरी लैंड का रिकॉर्ड देते जी, थे कि ये किस खसरा खतूनी मरबा से ये ज़मीन आपको यस, अलॉट की जा यस, रही है, जो यस। उसमें से कौन सा हिस्सा जो आपके खाते में ये फ़ाइल आ रही है। तो उसके बाद फिर बैरिया ने ये आके काम शुरू जी, किया, फिर बाद में सारे डेवलपर अब शुरू हो तो गए सर। हाँ, अब तो और हर दूसरा कोई तीसरा। मैकेनिज़्म था नहीं हमारे मुल्क में, आज तक नहीं बन सका। हाँ, देखिए ना हमारे मुल्क की भी कोई हालात यही रेगुलेटरी हैं। अथॉरिटी नहीं बना सकी हुकूमत हमारी। तो उससे फिर बेरवा-रवी हुई, लोगों ने फिर इसमें आके काफ़ी देखे ना, हर काम में अच्छे बुरे लोग शामिल जी, होते हैं। जी, मैं ये समझता हूँ आज भी अगर रियल एस्टेट चल रही है तो वो उन्हीं लोगों के ऊपर चल रही है जो मैं समझती 80 से 90% लोग हैं जो रियल काम करते हैं। जी, जो ये बात 10% ठीक कह है। लें कि जो मतलब थोड़ा-सा आप यूँ कह लें कि हर फील्ड में ऐसा होता है, लेकिन वो ज़ाहिर है बुराई जल्दी फैलती है, ये बात ठीक बुरशाई है होती आपकी। है। आपने देखा होगा हाँ, जो लोगों ने बहुत शॉर्टकट्स में अच्छा लोग काम देखते किया हैं है, कि यार ये रातों रात अमीर हो गया तो मैं भी इस तरह के वो छक्के बहुत लगा कम लूँ। लोग होते हैं सर, ये वो बात हर ठीक है, फील्ड में होता है ऐसे। बहुत कम तो होते वो हैं। ये इस तरह के काम जो है ना वो शॉर्टकट जी, किसी-किसी को लगते हैं, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि वो बिज़नेस नहीं है। जी। तो वो ना तो उसके अंदर वो हाँ, नहीं सिंसियर वो होते हैं। बिज़नेस नहीं है सर, वो हाँ, वो बिज़नेस बिज़नेस नहीं नहीं है। आप वो कह सकते। फेक काम है, सारा फेक और काम है दूसरा वो। इमरान साहब मुझे बताएं कि आज कौन सा ऐसा बिज़नेस है, पूरी दुनिया की बात कर लें, कि आप कोई छोटे से छोटा स्टोर बनाते हैं तो करोड़ों रुपया उसके ऊपर लगाते हैं। जी, क्या आप उसके अंदर टाइम नहीं देते? ज़ाहिर है। आपको 2 साल 3 साल के लिए आप माइंड में रखते हैं कि यार जी, पहले मैं, वो पंजाबी की मिसाल है कि पहले हट्टी खट्टी चट्टी जो जी, भी, फिर उसके बाद जाके
इंसान प्रॉफिट अर्न करता है, फिर खुदा न खासा उसके अंदर पैसे आपके डूब भी सकते हैं, फिर आपको इतना टाइम देना पड़ता है कि आप अकेले भी शायद वो ना कर सकें। तो हमारी फील्ड में तो यार अगर आप सुबह 10 बजे आके शाम 7 बजे तक अगर मेहनत करें तो उससे कई गुना पैसे कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी जायज़ बात की, ये बात 100% ठीक है। अब देखें कि इतना अरसा हो गया हमें तो उस्तादों ने, और अल्लाह का शुक्र है हमें उस्ताद बड़े अच्छे मिल गए जिन्होंने ट्रेनिंग बड़ी अच्छी दी। पहले साल 2 साल तो लिटरली आपको चीज़ें सीखने में लग जाती हैं। शॉर्टकट तो है ही नहीं रियल एस्टेट में। जब तक आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ ना हो जाए कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो अगला बंदा बात सुन के आपकी उसको एक्नॉलेज करे कि हाँ यार ये बंदे के पास नॉलेज है, प्रोडक्ट ग्रिप है, ये अच्छा एक्सपीरियंस बंदा है, ये कोई बात ठीक कर रहा है। हाँ, अब मैं इसके कहने पे कहीं पे करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, 10 करोड़ लगा सकता हूँ। लेकिन जब आप शॉर्टकट्स में पड़ जाएंगे तो फिर वही होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो अगले बंदे को लगेगा नहीं यार इसके कहने पे तो मैं 1 रुपया नहीं लगा सकता। तो ये अगर आप थोड़ा सा टाइम रुकें, सोचें, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस गेन करें, साल 2 साल 3 साल। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर 2-3 साल के बाद भी अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए और आप बड़ा अच्छा कमाना शुरू कर दें तो इस जैसा तो काम कोई भी नहीं है। सर इसमें बात आपने सही है, इसको मैं थोड़ा सा आगे इसको एक्सपैंड करूंगा कि कौन सा ऐसा बिजनेस है कि आप 3 साल मेहनत करें और आप उसमें करोड़पति या अरबपति बन सकते। जी, ये बात ठीक है। है। ऐसा बिजनेस है तो कोई भी नहीं है सर, कोई जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ना हो और आपको ये अट्रैक्शन हो कि आपके अंदर कि जी आप लोगों को देखें कि मेरे साथी कितने लोग हैं जिन्होंने ये मेहनत करके वो आज अरबपति बने और वो जेन्युइन काम करके बने। तो आप जो बात की शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर सर हर जगह पे जी ऐसे ही है सर। तो वो आप स्टॉक मार्केट में चले जाएं, तो जहाँ पे जिन्होंने वो सट्टा करते हैं तो आपको वीकली वो इन आउट करते हैं पैसे का, तो वो हमेशा लॉस में रहते हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह इस्टेब्लिश हो गए, काम सेट हो गया, सारा कुछ हो गया। थोड़ा सा क्योंकि मैं पुराना भी आपको जानता हूँ, जब आप जनरल सेक्रेटरी बने उससे पहले भी तो सियासत का कुछ ना कुछ शौक शायद था आपको, इस वजह से आप जंप इन हुए। कुछ दोस्त अचानक आ जाते हैं, मतलब 2-4 दोस्तों से मुलाकात हुई तो उसने कहा यार हम तो कारोबार कर रहे थे, तो अचानक किसी दोस्त ने मोटिवेट किया कि हाँ यार आप ठीक है, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को आप अच्छे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो इसलिए आप आ जाना। तो आप डीएचए की सियासत में बाई प्लान आए या बस किसी दोस्त ने मोटिवेट किया और आप जंप इन हो गए? ये हादसाती तौर पे मैं तो इस फील्ड में आया हूँ। लेकिन कुछ सियासत का आपको थोड़ा बहुत था? हाँ इमरान भाई देखे, स्टूडेंट लाइफ में होता है इंसान को, स्टूडेंट लाइफ में भी हम लोग इसमें होते थे। हमारा कॉलेज लाइफ पे जमातियों के साथ थोड़ा बहुत लग रहा, दोस्ती में स्टूडेंट में थोड़ा शौक भी होता है, लेकिन असल में बिल्कुल प्लान नहीं था। क्योंकि हमने एक ग्रुप बनाया, फ्रेंड बिजनेस ग्रुप। जी बिल्कुल, हमने मिलकर इकट्ठे उसमें आप भी माशाल्लाह हमारे फाउंडर मेंबर में हैं, आप बेहतर जानते हैं कि वो असल में वो था तो बिजनेस के लिए, लेकिन उस वक्त अचानक चूँकि मेरे उस्ताद हैं मुझे मेजर जवेज़ मीर, तो वो उन्होंने 1-2 दफ़ा अटैम्प्ट की कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूँ। उन्होंने लड़ा भी, लेकिन उसके बाद वो नाकाम रहे, क्योंकि जो पहले का निज़ाम था बड़ा स्ट्रॉन्ग था। वो ड्राइंग रूम में बैठ के सारी सियासत होती थी, कोई चेयरमैन आप हैं, प्रेसिडेंट है। तो मेजर साहब ने कोशिश की कि यार मैं इस सेटअप को तोड़ना चाहता हूँ, तो वो बदकिस्मती से नहीं, वो 2 दफ़ा नाकाम हुए। तीसरी दफ़ा फिर चूँकि हम लोग उनके शागिर्द थे, तो उन्होंने हमें कहा कि यार हमारी सपोर्ट करें। सारे दोस्त तो सारे मिले यार, जितने मेरे बल्कि दोस्त जितने मेरे शागिर्द हैं मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उनको यूनाइट करने की ज़रूरत थी। तो हमने वो उसको यूनाइट करने के लिए वो ग्रुप बनाया था। तो था ये कि बिजनेस करेंगे, लेकिन वो चूँकि इत्तेफाक से अचानक उस बिजनेस भी हुआ। हाँ अलहम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त की बात है कि उस वक्त फिर वो चूँकि जब आया वो उसका टर्नओवर ख़त्म हुआ पहला, तो इलेक्शन का टर्नओवर आया, तो उसमें फिर हमने पूरे ग्रुप ने मजबे सबको सपोर्ट किया। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो उस जो था जमूद जो था वो फिर मार्केट में टूटा। तो ज़ाहिर जब आप एक दफ़ा छलांग लगा देते हैं, कूद पड़ते हैं, तो फिर आपका हल्का अहबाब भी ऐसा होता है कि वो फिर आपको किसी न किसी मुकाम पे आप उनके साथ चलते हैं। तो फिर इसी तरह आप उस सियासत में कह लें, बल्कि सियासत तो नहीं हम कह सकते, सियासत वर्ड तो वैसे है, ये खिदमत का है इमरान साहब, ये हमारी पॉजिटिव वर्ड। हाँ ये बात आपने बड़ी अच्छी की, ये बैड लक है हमारी, हम उसको नेगेटिव वर्ड में यूज़ करते हैं, नेगेटिव मिले। ये तो बहुत अच्छा आप देखें ना, सियासत तो अगर आप शुरू हो जाएं तो पैगंबरों ने भी यही काम किया ना, मैसेज ही कन्वे किया है, पॉजिटिव एफर्ट की, इंसानों की फलाह के लिए काम किया। तो सियासत इसी का नाम है, हम उसको नेगेटिव खिदमत है। और दूसरा ये कि सोशल होना भी चाहिए। सब एक वक्त में इंसान के पास जब आप
रोटी के चक्कर से बाहर आते हैं आप, फिर उस सर्कल से फिर आप सोचते हैं कि यार मैं अपने हल्का अहबाब में क्या बेहतर कर सकता हूँ। अपने घर से बंदा शुरू करता है, अपनी फैमिली से शुरू करता है, फिर अपने मोहल्ले में बंदा कोई ना कोई वेलफेयर का सोचता है। तो ताकि यही मुसलमान का खासा तो यही है कि दूसरों के काम आए। तो बेसिक तो हमारा यही कंसेप्ट था, यही लेके मैं फिर इसमें भी आया कि चले यार अगर हम किसी अपने डीलर बरादरी में कोई फलाह हो सकती है तो वो इकट्ठे होकर हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं की जाए। तो आज फिर 2024 में भी इसी फील्ड में, बल्कि बिजनेस कम हो गया, इस फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। हाँ अच्छा, ये भी सर एक मखसूस टाइम ही होना चाहिए कि हम, मेरा ख्याल है प्रायोरिटी तो सबकी बिज़नेस ही होना चाहिए और सियासत जो है वो सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कई दफ़ा कि सियासत को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना के सारा दिन बस इन्हीं बातों में लगे रहते हैं, बिज़नेस को लोग पीछे कर देते हैं और आजकल की मार्केट में वो ज़्यादा नुकसान बंदा करता है क्योंकि तेज़ी में तो कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं से नेचुरली निकल आता है ना, तो आजकल के दौर में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद फिर एक टाइम आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जनरल सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट किया और आप विन भी कर गए। तो कुछ थोड़ा सा बताएं बैकग्राउंड में जाके कि आपने क्या एज ए जनरल सेक्रेटरी परफॉर्म किया और क्या अचीवमेंट्स थी आपकी। मरार साहब, जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो मैंने देखा कि यार जो भी सिस्टम है कि जो प्रेसिडेंट बनता है वो सारा निज़ाम उसी के ऑफिस के इर्द गिर्द घूमता है, पूरी एसोसिएशन का निज़ाम उसी के इर्द होता है। वहीं पे आर्बिट्रेशन हो रही होती है, वहीं पे पैसे कलेक्ट हो रहे होते हैं। और पैसे कलेक्ट करने का तरीका क्या था, जो आया 2000 रुपया उससे शायद मेंबरशिप फीस थी, वो दे दिया उसको, कच्ची पेंसिल से लेके या कच्ची पर्ची दे दी कि उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था कि आप पैसे किस तरह कलेक्ट करते। देखो ना, मेरे पास शाम को अगर 10 जगह से पैसे आते, शाम को मैं नहीं याद रख सकता कि ये पैसे कौन से अकाउंट के थे, कहाँ पे थे। सबसे पहले तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा टास्क था कि यार जो पैसे लोगों के आते हैं ये एटलीस्ट कम से कम बैंक में जाने चाहिए। जो रिन्यूअल फी वगैरह आती थी, तो जी रिन्यूअल फीस की आती थी बाद में, और जो आर्बिट्रेशन की फीस होती थी। तो अब उसमें बड़ा एक तमीज़ रखना, एक दफ्तर में एक लड़का था उसको हम रखते थे कि यार आपने सारा दिन पैसे कलेक्ट करने। वो शाम को मेरा ख्याल है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे कितने दोस्त मार्केट से पैसे लेके आए, तो सब ने तो नहीं बताना था कि मुझे मैंने 2000 रुपये या 3000 रुपये जमा करवा दिए तो कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता था। तो मैंने पहली दफ़ा तो आती बैंक की, मैंने कहा जो भी पैसे जमा करवाएगा वो बैंक में जमा करवाएगा, और जो अगर आर्बिट्रेशन की फीस होगी जो स्लिप हमें देगा उसका आर्बिट्रेशन केस लग जाएगा। डिपॉजिट स्लिप के बगैर कोई पैसा एक्सेप्टेबल नहीं है ना, क्योंकि 6 माह शायद आपके नॉलेज में हो मरार साहब, मैंने अपने ऑफिस में ही ऑफिस पूरा चलाया एज ए जनरल सेक्रेटरी का। अपने दफ्तर के अंदर मैंने कोई एसोसिएशन का 1 रुपया भी वहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं किया कि जो दोस्त आ रहा है मैंने कुछ चाय पिलाई या कुछ बिस्किट। मैंने 6 माह के लिए अपने ऑफिस में उस दफ्तर को रिटेन किया एसोसिएशन के। उसके बाद मैंने जब कर्नल अकबर मियाँ को हमने केयर टेकर के तौर पे 1 साल उनको दिया था, आपको नॉलेज में होगा, मैंने भी उसमें नहीं जाता चूँकि गुजारा टाई अप हो गया था मेजर रफीक, आपको याद होगा पहला। जी मुझे याद है। उसके बाद फिर जब मुझे अपने उसी टीम में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह था उस कमेटी के अंदर जिसमें हमने ये सारा सेटअप कर्नल अकबर मियाँ साहब को दिया। तो मैंने जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा ये कंप्यूटर है, ये एक चेक बुक है भाई, एक मोटरसाइकिल इसकी कापी है, तो बाकी चंद फाइलें पड़ी अब ले जो ये रिकॉर्ड है सारा। तो मैंने कहा यार एक DHA की एसोसिएशन हो और इतना बड़ा नाम हो, ऑडिट का सिस्टम ही कोई नहीं, और इसका सिस्टम ही कोई नहीं है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान साहब ऑफिस की तलब हुई। हालांकि मेरे जो बॉस हैं मेजर जवेद मीर, जिन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, विन किया, उन्होंने 3 साल उसको कंटिन्यू रखा, उन्होंने अपने ऑफिस में काम चलाया। तो उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि यार तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम तो ऑफिस बनाओगे वहाँ पे चलाना कितना मुश्किल है, इसके खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा, तो ये तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, इससे तुम नहीं अफोर्ड कर पाओगे, ये तुम गलत स्टेप उठाओगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर उठाया, मेजर रफीक साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने वो ऑफिस का एक बुनियाद रखी। उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि 2016 में हमने पूरी टीम इलेक्शन विन किया, सारे दोस्त जीत के आए। तो आते ही वो 7 जुलाई में 2016 में टैक्सेस का आ गया, यही सागडार की तो हुकूमत की अपना नून लीग की। तो जब उन्होंने ये कहा कि जी वैल्यूएटर कंपनीज के तहत जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी वो एक वैल्यूएटर कंपनी है, वो उसको असेस करेगी और उसी का असेसमेंट सर्टिफिकेट के ऊपर वो तमाम टैक्सेस कलेक्ट होंगे और उसके ऊपर ही ट्रांसफ़र हुआ करेंगे। ये एक बड़ा पंडोरा बॉक्स था, रिश्वत का खुल जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, आपको याद होगा कि DHA में सबसे पहला प्रोटेस्ट हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एसोसिएशन ने मुझे याद है। तो जो सारे जो DHA माल रोड पे हम गए थे, माल रोड से पहले DHA, ये जो डिफेंस रोड था, ये लालकजान चौक से पहले जो डिफेंस चौक आता है, क्योंकि ये प्राइवेट रोड है। तो मैं जब DHA में गया तो उन्होंने कहा यार हम आपको कोई ऐसी रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे यहाँ पे ट्रैफिक थ्रू है,
हाँ, हमने तो पीटीआई को भी साइड रोड पे रखा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक ऐसी रोड को ब्लॉक करें, वो भी डीएच कैंट के अंदर, तो वो कोई सियासी पार्टी भी नहीं कर सकती। फिर हमने उनको बताया, मेजर साहब तो उस उम्र पे थे, मैं था, अरशद खोखर साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, हमने वहाँ पे गया, गनस जैम साहब सेक्रेटरी थे वहाँ पे, जितने डॉक्टर आजाद थे, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, हम वहाँ पे बैठ गए, तो हमने कहा सर ये बिजनेस आपका भी साथ है, ये डीएचए का केस हम लड़ रहे हैं और ये हमारा कोई सियासी केस नहीं है, सियासी केस होता तो हम शायद आपको, उन्होंने कहा जी फिर आप ये तो पूरे ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे। हमने जी ट्रैफिक अगर ब्लॉक नहीं होगी तो हमें कोई भी नहीं बुलाएगा, हमें कोई पूछेगा तो अलहमदुलिल्लाह वो हमने, उन्होंने फिर कहा कि जब आप मखसूस टाइम के लिए करेंगे और कोई नारेबाजी डीएचए या आर्मी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ये गारंटी आप दें, तो उसके बाद आपको 1 घंटे के लिए हम इजाज़त देंगे। तो अब अलहमदुलिल्लाह घंटा एक ट्रैफिक डीएचए के अंदर रुकी, पहली दफ़ा ये हुआ कि डीएचए के अंदर मेन रोड के ऊपर कोई ब्लॉकेज कभी कैंट में नहीं कर सकते। तो अलहमदुलिल्लाह उससे क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें पता चला कि FBI से भी मुलाकातें, फिर सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अलहमदुलिल्लाह वो इसलिए फिर जब हम वहाँ से पहली कॉल आती है मुझे, तो वहाँ पे चेयरमैन के ऑफिस से, FBI के चेयरमैन के ऑफिस से एक PA बात कर रहा होता है, तो मुझे कहता है जी आप लोगों ने ये किया जो लाहौर के अंदर आपने DHA के अंदर जो सड़क ब्लॉक की है, तो आपकी क्या मुतालबात है? तो मैंने कहा जी हमारे तो मुतालबा बनाएंगे तो हम बात करेंगे। उन्होंने कहा जी आप हमें ऐसा करें कि अपने ऑफिस का एड्रेस और ईमेल भेजें। तो और मैं उसको थोड़ा सा इसमें मैंने अपने ऑफिस का बताया, तो उन्होंने कहा जी नहीं, एसोसिएशन का ऑफिस का हमें एड्रेस चाहिए। तो मुझे ये सबसे बड़ी शॉकिंग ये खबर थी कि बिल्कुल एक अदारा सोच रहा है कि इतनी बड़ी एसोसिएशन, उनका अपने एक ऑफिस होगा, अपना एक अलग से पूरा सिस्टम होगा, और ये बात ठीक भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस वक्त ये सारी चीज़ें, फिर हमने वेबसाइट भी बनाई, पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जो एक आइन के अंदर था। आपको याद होगा कि इससे पहले आइन की ड्यूटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, मुझे लगता है कि वो सर जो टर्न्योर था एज ए जनरल सेक्रेटरी आपका और एज ए प्रेसिडेंट मेजर रफ़ीक असद साहब का, वो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा मुश्किल टर्न्योर इस सेंस में भी था कि वो एक इन्होंने वो जो अचानक ही बजट में दे दिया कि जी आपकी असेसमेंट्स हुआ करेंगी और सारा कुछ, उसके बाद एहतजाज भी हुआ, फिर आपकी मीटिंग्स बड़ी हुई, इवन आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से भी मीटिंग्स हुई, और वो पहली दफ़ा शायद था कि आप लोग मीडिया पे फ्रंट फुट से चीज़ों को लीड भी कर रहे थे। अच्छा क्या वजह थी? हालांकि उसके बाद हमारी DHA की एसोसिएशन को बड़ा हाई प्रोफाइल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी हम बिल्कुल नीचे ही रहे, और हमारी ना हमें कोई स्टेक होल्डर समझता है, ना कोई हमारी बात सुनता है, ना टेबल टॉक करता है कोई अदारा हमारे। तो ये क्या हमारी नालायकी थी या वो उनका माइंडसेट ही ऐसे है, वो बात नहीं सुनते? देखिए सर, बात ये है कि जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं वो तो आपको पता है कि उनके पीछे कि कौन सा अदारा है, तो वो अदारा क्या समझता है, वो पाकिस्तान की सियासत को क्या समझता है। आज पूरे मीडिया पे यही बात हो रही है, तो वो वही एक उसके पीछे अदारा है। अब उस अदारे के लिए तो पब्लिक के लिए तो कोई इशू नहीं है कि पब्लिक क्या है, वो कहते हैं पब्लिक कुछ भी नहीं है, तो ये सियासत क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक हमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सर ये मिला कि कम से कम गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज तो किया कि हम भी कुछ हैं। इससे पहले हमारी कोई एसोसिएशन नहीं थी, दूसरी एसोसिएशन चल रही होती थी, बिजनेस कम्युनिटी की थी, ताजर बरादरी थी, कोई सीमेंट के होते थे, कोई पेट्रोलियम की एसोसिएशन होती थी। रियल स्टेट में तो कोई ऐसी एसोसिएशन थी नहीं जो हुकूमत जिसको एक्नॉलेज करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सर ये मिला कि उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एसोसिएशन बनी, आपकी फेडरेशन बनी, ऑल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन बनी, फिर दूसरी अदर जो जितनी छोटी छोटी सोसाइटीज़ थी उनको भी ये अवेयरनेस आई कि यार हम भी अपनी इलाकाई एसोसिएशन रजिस्टर। उसके बाद फिर बहुत एसोसिएशन बनी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 22 एसोसिएशन सर DHA। जब आपने एक पाकिस्तान लेवल पे आपने एसोसिएशन बनाई, आपने इस्लामाबाद तक जब इसको लेके चले तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स कहते हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स। तो वो उसके बाद फिर हर इलाके में एसोसिएशन बननी शुरू हुई ना। और मेरा ख्याल है कि ये सारी जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है ये सारी वोट डालती हैं, तो फिर प्रेसिडेंट बनता है जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनता है। ये भी पहली दफ़ा सर हमारे दौर में हुआ, आपको याद होगा कि फिर ये भी सेटअप भी फेडरेशन का भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर के हिस्से में आया। लाहौर ने ही वहाँ लीड किया पूरे पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जो तंजीमें वहाँ पे आई हुई थी, तो वहाँ पे बड़े हॉल में वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया। इस्लामाबाद वाले ने वहाँ पे बड़े बड़े FBR के लोग आए, तो उन्होंने वेलकम किया कि जी ठीक है हम आपकी ये बात को सुनेंगे, देखेंगे। अच्छा, दूसरा बार सब कोई हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था कि हम उस प्लेटफॉर्म में उस तरह से फाइट कर सकते।
क्योंकि पहले से किस तरह का निज़ाम नहीं था। फिर हमारे दौर में बदकिस्मती, जैसे आपने बात की कि बड़ा मुश्किल भी दौर था, फिर एक नहीं दौर रहा, वहाँ पे सबसे बड़ा जो था शोहदा के मतलब जो केसेस आए वो भी हमारे टनोर में आए। अभी FBI के केसेस खत्म वो बड़ा इशू रहा, बल्कि आप तो मुझे फिर याद उसके है बाद जब इंटरव्यू शुरू हो गए थे शोहदा के मामले में फिर हमारी आर्बिट्रेशन के मसाइल बढ़ गए। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी मुझे वो कभी आर्बिट्रेशन, क्योंकि शोहदा के मामले में तो आपको पता है मुसलमान है, तो कोई भी अगर शहीद के अलावा भी कोई विडो अगर उसका कोई माल खाता है वो हमारे लिए एक बड़ा लंबा फिक्र है। फिर अभी वो ख़त्म नहीं हो पा रहे थे। फिर आपको याद होगा फिर FBR का इशू आ गया कि जिसमें भी हमारे कम्युनिटी के लोग शामिल थे। तो इस लिहाज से कोई एक खबर गलत आती है तो सर आपका 90% जो सही काम होता है वो उसके ऊपर पानी फेरते थे। तो ये भी इशू उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें करने पड़े। फिर उसके बाद पहली दफ़ा AGM का कंसेप्ट, फिर ऑडिट रिपोर्ट का कंसेप्ट, फिर सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मैकेनिज्म दिया आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है कि आपके पास जो पैसे इन आउट हैं वो एक बैंक के थ्रू हैं, तो उसके अंदर आपकी ज़ात के, देखें ना, यही वजह है कि आपकी ज़ात के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ात के ऊपर कोई एक ये अच्छा, नहीं आया। मैं सर अगला क्वेश्चन मैं इसी तरफ आ रहा था कि एज ए जनरल सेक्रेटरी जो परफॉर्मेंसेज आप बता रहे हैं वो बिल्कुल लोगों ने देखी भी। अगर लोग उसको इक्नॉलेज करते तो फिर तो बड़ा हाई वोट बैंक हो जाना चाहिए था या बड़ा लीड से आपको जिताना चाहिए था। तो क्या रीज़न थी? आपको याद होगा उस वक्त हम इकट्ठे ही थे, मतलब हम भी, क्योंकि एक ही ग्रुप भी थे, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, हमने आपके नारे भी लगाए कि बड़े अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, आप इनको आगे लेके चलें चीज़ें बहुत। लेकिन हमें मार्केट से उस तरीके से रिस्पांस क्यों नहीं मिल पाया फिर? इमरान भाई, हमारा ये अलमिया है, हमारी सियासत का अलमिया है, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि वही लोग इलेक्शन जीतते हैं, खा वो नेशनल असम्बली हो, प्रोविंस हो, आपका कोई इलाकाई कौंसलर का इलेक्शन हो, जो पैसा लगाता है, जो दिखाता है, जो ज़्यादा धूमधाम से काम करता। लोग हमारी अभी तक वहाँ पे हम नहीं पहुँच सके। नहीं, लेकिन सर उससे पहले भी तो आप जीते ना, मतलब जो हम हारे उससे पहले भी तो आप जीते ना, तो उसमें कौन से पैसे लगाए थे आपने? नहीं सर, लोग मार्केट के अंदर के पहले ये था कि पहले हमारा एक मार्केट के अंदर बड़ा उसमें चूँकि आइन नहीं जब था। आप और मेजर रफीक साहब जीते, हाँ जी, उस वक्त आपने बहुत पैसे लगाए सर थे? नहीं, पैसे नहीं। उससे पहले ये था कि हमने एक तो पूरी मार्केट के अंदर एसोसिएशन हमारी लिटिगेशन का शिकार थी। ओके। जब ये टाई हुआ, मेजर जवेज़ मीर प्रेसिडेंट थे, मेजर रफीक साहब भी टाई कर गए मेजर तलत साहब के साथ, तो उन्होंने भी स्टे ले लिया। फिर महमूद विर्क साहब का एक स्टे चल रहा था, फिर हमारे एक सईद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए, सईद अफगान साहब थे, उनका भी स्टे था। उनका बड़ा अच्छा एक मौक़िफ़ था कि यार हम DHA के अंदर क्यों रजिस्टर्ड होते हैं, हमारा अपनी एसोसिएशन का एक अपना मकाम होना चाहिए। हम उनको जो पैसे देते हैं उसके बदले, वो उनका बड़ा अच्छा स्टांस था, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने हमेशा उनकी ज़िंदगी में भी कहा कि ये आपका बहुत अच्छा सर, लेकिन वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, चंद वोट डले, उन्होंने बाकायदा अपना मशहूर लोगों तक भेजा, तो क्या वो पैसे नहीं लगा सकते थे बेचारे? उन्होंने कहा कि यार मैं वही कह रहा हूँ ना, पैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसे का, अगर मार्केट आपको एक्नॉलेज कर रही है सर, अगर दोस्त आपको कह रहे हैं कि जी ठीक है आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, तो फिर तो पैसे मायने नहीं रखते ना। सेकंड या थर्ड लेवल पे तो आ सकते हैं, पहले लेवल पे तो जो आपने परफॉर्म किया हुआ है और जो आपकी पर्सनैलिटी और जो लोगों के साथ मिलना जुलना है वो चीज़ें हैं। इमरान साहब, आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो बंदा बरसर इक़्तिदार होता है ना, लोग उससे चेंज चाहते हैं। हमेशा आज तक DHA की हिस्ट्री में कभी, बल्कि वो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है, कि कोई भी सियासतदान उसको रिपीट नहीं कर सका। ये हमारी माशरती कह लें जो भी चीज़ें हैं कि वो इस चीज़ पे नहीं जाती। वो ये जाते हैं कि जो चीज़ ज़ाहरी तौर पे जो दिखा सकता है, जो जाके किसी के काम कर सकता है, वो किसी के पर्सनल काम कर सकता है, तो वो उसके ऊपर ही सियासत घूमती है। तो हमारा नेशनल असम्बली का भी यही हाल है सर, आज भी यही हालात है। कोई नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यही वजह है कि मैं आज हम एक अच्छा लीडर पैदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हम अच्छा लीडर नहीं मिला, मैं कहता हूँ एज ए कौम हमें ये कहना पड़ेगा आज कि हम एक अच्छा लीडर दे ही नहीं सके, क्योंकि लीडर भी तो आवाम से ही आता है ना सर। तो जब हमारी ख्वाहिशात ही वही होंगी कि यार इसने क्या किया, मेरे लिए क्या किया, मुझे क्या इससे बेनिफिट है, क्या मुझे इससे कारोबारी बेनिफिट्स हैं, तो फिर वो इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। तो ये हमें पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ कि मार्केट में इस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं। मार्केट में ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास चल के आए वोट लेने के लिए, जो हमारा एक ये बड़ी अजीब बात है डॉक्टर साहब। मैंने पिछले दिनों सुना ये बात और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ब्लंटली लोग जो किसी दोस्तों के लिए वोट मांग रहे हैं तो वो यही बात कर रहे हैं कि जी फलाना बंदा पैर बड़े चंगे फाड़ लेता है, फलाना बंदा गोडे बड़े चंगे फाड़ लेता है। कैपेबिलिटी देखना उसकी, और वो कैपेबल होगा भी और कैपेबल है भी, लेकिन सारे कैपेबल है दोस्त हमारे जितने भी सारे आ रहे हैं आजकल जो कह रहे हैं कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है, वो सारे कैपेबल हैं। लेकिन किसी के बारे में ये टैग लगा देना कि यार गोडे बड़े चंगे फाड़ता है, पैर बड़े अब ये तो कोई भी मेरिट नहीं हो सकता ना।
कि आप के जी एक बंदा जो है वो रिक्वेस्ट बड़ी कर लेता है, गोडे पकड़ लेता है, तो इसलिए हम उसको कर लें? इमरान साहब यही अपना हमारे लिए एक समझता हूँ कि मुसलमान के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। जी, नहीं कि है। आप कहते तो ये है कि हमने वेलफेयर करनी है। जी। तो भाई अगर आपने वेलफेयर करने के लिए आना है तो फिर गोडे गिट्टे पकड़ के क्या एग्जैक्टली, जरूरत है? एग्जैक्टली। जब आपका कोई एम और नहीं है, आप तो चाहते हैं कि अपने पैसे जी। लगा के आप किसी का काम करेंगे, तो फिर आपको भी एक मेरिट रखना चाहिए कि ताकि कम से कम जो इज़्ज़त है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, जो ज़िल्लत है वो भी उसी के इख्तियार में है। ये तो सर आपने आप बड़ी अच्छी एक बात अपने देखिए कि हम खुद उसको इतने नीचे गिरा लेते हैं, जी, तो जब जी। इंसान गिर जाता है तो फिर वो गिर हाँ, जाता है, तो उससे हाँ, बच्चा मेरिट ही बहुत कोई बड़े नहीं से रखते, हाँ, मेरिट मेरिट ही नहीं कोई रहता। नहीं रखते। तो ये बात सर आपकी ठीक है। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद वो खैर इलेक्शन आप लूज़ कर गए। अच्छा, एक और जो लास्ट टाइम भी एक दो दोस्त आए तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि हम यहाँ पे दोस्तियों की सियासत कर लेते हैं, ग्रुपों की सियासत कर लेते हैं। अभी आप मेरिट की बात कर रहे हैं, अभी आप वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कई दफ़ा एज ए ग्रुप या एक बंच ऑफ फ्रेंड्स लगा लें कि जी दोस्तों का एक ग्रुप है, तो आप मिलके आप मेरिट नहीं देख रहे होते, अच्छाई बुराई नहीं देख रहे होते, आप कहते हैं जी जो मर्जी हो जाए, ऐस बंदे को हराना असी या ऐस बंदे को जिताना है, या चलें हराना जिताना कोई नहीं, लेट्स सपोज दो बंदे हैं, आप दोनों की मुखालफत कर रहे हैं। अब आप उसमें से देखते हैं कि यार ये बंदा जो है ना ये ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर ज़्यादा ये स्ट्रांग है तो इसको हराने के लिए मैं दूसरे बंदे के खिलाफ हो जाऊँ, हालांकि दूसरा बंदा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने इस बंदे को हराना है इसलिए मैं उसके साथ जाता हूँ। तो ये पूरी कम्युनिटी के साथ ज़्यादती नहीं है सर? इमरान साहब, मैंने एक बात आपसे पहले की कि हम एक अच्छा लीडर क्यों नहीं दे सकते। जी ये मैंने बात अपने पे ली पहले सर। कि हम एज ए कौम भी एक अच्छा लीडर पैदा नहीं कर सके, क्योंकि यही वजह है ना कि जिससे अच्छा लीडर आगे आना मुश्किल हो गया। हमारे मुल्क की सियासत देख लें कि कोई हमें लीडर नहीं मिला। तो आज यही वजह है कि जो आप बता रहे हैं कि अगर ग्रुपों की सियासत से बाहर आज जी तो होना तो यही चाहिए था। जी लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो पहले हमने जिस वक्त हमने इस फील्ड में ये सियासत में हम आए, तो उस वक्त भी एक ग्रुप का ही निज़ाम था ना जी कि एक ग्रुप ने अपनी मोनोपोली रखी हुई थी। जी अब उस ग्रुप को तोड़ने के लिए भी ग्रुप चाहिए था, जी तो अदरवाइज तो इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जी तो लोगों ने अब ज़ाहिर इतनी बड़ी मार्केट हो गई है सर, सबके साथ तो आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते, जी तो आप लाइक माइंड दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप अपने देखें ना, हमारी बादनसीबी थी, बादनसीबी भी इस मुल्क के अंदर कि आपका कोई मर्डर हो जाता है तो आपकी FIR नहीं कटती सर। हालांकि चाहिए तो ये है ना कि रियासत आपकी FIR काटे। जब तक आप उस डेड बॉडी को, आप उस सड़क को ब्लॉक नहीं कर लेते, तो आपका अपना जो फंडामेंटल राइट है वो आपको गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारा जब ये निज़ाम होगा तो फिर सर सियासत ऐसे ही होगी जैसे आपने बात की है। तो मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि पर्सनैलिटी को देखना चाहिए, और अगर ये देखना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी के लिए कौन बेहतर है, कौन अपने आप को आगे पेश करता है। लेकिन मेरा एक नारा रहा है इमरान साहब, आपको याद होगा कि जो आपने बात की है कि ये ताकतवर है, उसको हमने कैसे रोकना है या दूसरे को रोकना है, क्योंकि हमारे इस फील्ड के अंदर जो है ना वो इस तरह के नासर दोस्त, मतलब जब मार्केट के अंदर इस तरह के लोग आ गए हैं कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं। ये बात ठीक तो है। ये हमारी वेलफेयर, ये हमारी बैड लक है और ये हाँ, शुरू हो गया काम, ये और शुरू। इतनी स्पीड से शुरू हो गया है। वन ऑफ द कॉन्टेस्ट जो अभी मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि जो अभी एक हमारे दोस्त आ रहे हैं, हमें मैसेज कन्वे किया गया जी सानू कोई पैसा नहीं चाहिए, आप हमारे साथ आएँ, आप हमारी आवाज़ बने, आप हमारा नारा बने। मैं कहता हूँ हो सकता है कि उनकी सोच बड़ी मुस्बत हो काम करने के लिए, लेकिन जो उन्होंने स्टार्ट किया है ना कि नहीं सारे पैसे ऐसे लावांगे तुसी बेफिक्र रहो, ये स्टार्ट ही नेगेटिव हो रहा है शुरू। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान साहब यही तो हमारी बादनसीबी है कि यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको ये फिक्र नहीं होती कि आप कितने पैसे लगा रहे हैं। ये बात फिर ठीक आपको है ये होता है कि यार मैंने लगा के जीतना है, जी और जीतना सर फिर आपका मकसद वही सियासत हमारी नेशनल असम्बली वाली जो आम MP MNA आते हैं वो कहते हैं 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ को जी मारो। ऐसे ही तो ये बिजनेस कम्युनिटी थी, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन उसको हमने यही वजह थी कि हमने पुराना पिछला इलेक्शन जिसकी तरफ शायद अब ये तो सर हम अगली बात कर तो रहे हैं हमने इसी बात के ऊपर आके कि यार ये बंदा अगर आता है तो जो तो पैसा कमाया इसने और पैसा हाँ, लगाएगा वो और उसको फिर आगे फिर मजीद पैसा कमाएगा। तो यही वजह थी कि फिर हमें ऐसे इस तरह के फैसले करने पड़ते। अच्छा, लेकिन अभी सर आप हमारी इस वक्त जो DHA की एसोसिएशन है, आप उसके चेयरमैन हैं, थोड़ा सा बताएं कि आपकी इस एसोसिएशन ने क्या कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड डीलर्स वेलफेयर, DHA में क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी है, गवर्नमेंट के साथ क्या किया है, टैक्सों की भरमार हो गई है, मुल्क की हालात के देख लें आपके सामने है, क्राइसिस हर तरफ है, रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हो गया। तो मतलब आप एसोसिएशन के हेड हैं, आप बड़े हैं, तो आपको लगता है कि एसोसिएशन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया सर? इमरान साहब देखिए, एक चीज़ तो मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कि मैं इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ, जिस तरह इससे पहले डायरेक्टर्स का कंसेप्ट नहीं था। जी सर। देखिए पिछले ये बहुत अच्छी चीज़ है एसोसिएशन आई
वो हमारे मुखालिफ थे, हम उनके अपोजिशन में थे, और उन्होंने जब ये पॉइंट रखे कि यार अगर डायरेक्टर्स अलग-अलग कर दिए जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या इसमें बेहतरी आ सकती है। मैं वहाद आदमी था, हमारा ग्रुप था जिन्होंने मुखालफत भी की थी एज ए अपोजिशन। पूरा AGM के अंदर मतलब हाथ उठा के वोट दिया कि ये डायरेक्टर्स का अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो इस आइन को हम मानने के लिए तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह उसको सपोर्ट भी किया और उसको पास भी करवाया, तो वो बड़ा अच्छा तासर रहा है मार्केट में। जितने हमारे डायरेक्टर हैं तो नो डाउट सर वो सारे एनर्जेटिक हैं और सब ने काम किया। लेकिन बदकिस्मती आप कह सकते हैं कि लीडर के ऊपर आती है। देखिए जब भी कोई काम टीम पूरा करती है उसका क्रेडिट भी लीडर को जाता है। आप लीडर हैं डॉक्टर साहब, आप लीडर हैं, चेयरमैन लीडर होता है सर। सर मैं वही कह रहा हूँ कि यानी आप उसको उस तरह से, यानी आप चेयरमैन का जो होता है नॉलेज, एक सर प्रेसिडेंट और चेयरमैन दो ही बड़े, देखे ना, प्रेसिडेंट विन करता है जी और जो चेयरमैन होता है उसको उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है ना, ठीक है। तो लेकिन सर ओहदा तो नो डाउट बड़ा है ना, आप पूरी जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है, आप उसके बड़े हैं, आप उसके बुजुर्ग हैं, आप उसको, अच्छा लास्ट टाइम मैंने एक दो जो प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे उनसे, उसको भी हम साथ से क्लियर कर लेना, वो आए हुए थे तो वो शायद अल्फाज हो सकता है मुनासिब ना हो, लेकिन मेरा मकसद यही था कि वो प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है कि वो किसी ग्रुप की ब्लैक मेलिंग में आके किसी को चेयरमैन ना बनाए। डिज़र्व आप करते होंगे, और अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपने थोड़ा सा बताना है कि आपने एज ए चेयरमैन क्या किया। डिज़र्व आप करते होंगे, लेकिन होता क्या है इस दफ़ा, लेट्स सपोज 20 बंदे हैं ना, 10 बंदे हैं, 2 बंदे हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, अच्छा ग्रुप क्या कह रहे हैं जाके, सानू चेयरमैन नहीं, आप मतलब हम हमारी जो सियासत है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जी सानू चेयरमैन नहीं दो, हमें ये दें, हमें जनरल सेक्रेटरी दें, अच्छा हमें आर्बिट्रेशन का चेयरमैन बनाएं, हमें बिजनेस काउंसिल का चेयरमैन बनाएं। लोग हम उस ब्लैकमेलिंग में क्यों आते हैं, एक तो आपने वो बताना है, दूसरा ये कि आप भी तो चेयरमैन हैं, आप लीडर हैं, तो पूरी एसोसिएशन के जवाबदेह तो आप हैं ना सर, यहाँ फिर आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए। जी इमरान साहब, पहली बात तो आपने जो, मैं उसको क्लियर कर दूं कि जी लोग चूँकि जब आते हैं तो अपनी डिमांड लेके आते हैं, यानी कि वो क्यों प्रेशरलाइज होते हैं या प्रेशर किया जाता है। आपने देखा कि हमारा जो पिछला इलेक्शन था इस अलखिदमत के साथ हमने जो मिल के लड़ा, तो हमारी कोई डिमांड नहीं थी, ये पूरी मार्केट जानती, चेयरमैन की डिमांड थी नहीं सर। अगर पूरी मार्केट के अंदर अगर हमारी डिमांड हो सर तो मैं सियासत में रिज़ाइन कर दूंगा। पहली बात तो मियाँ साहब अगर इस बात को कह दें कि जी चेयरमैन हमें चाहिए, सर वो चौहान साहब को चेयरमैन लगाना चाह रहे थे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ और ये अच्छा ये बात मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि वो चौहान साहब को चेयरमैन लगाना चाह रहे थे जी, ऐसे आपने एक्नॉलेज किया और आपने हाँ किया, लेकिन आपने, आपके ग्रुप ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने चेयरमैन अगर नहीं लेनी तो हम में से कोई बन जाता है, आप ओके करें। सर ऐसे ही, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उसको आपको थोड़ा सा तफसील बताना चाहूँगा। सर हमारी कोई डिमांड सर इस तरह से नहीं थी कि जी फ्रेंड बिजनेस ग्रुप का चेयरमैन होगा। पहली बात तो सर हमारा ये था कि हम चूँकि यूसुफ चौहान साहब ने इसमें एक रोल अदा किया कि ये अलखिदमत के अगेंस्ट हमने हमेशा इलेक्शन लड़ा, तो हमारे साथ भी रहे। इस दफ़ा वो अलखिदमत के साथ पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था, तो हमने उनकी मौजूदगी में ये बात की कि जी अगर चेयरमैन होंगे तो यूसुफ चौहान साहब। बिल्कुल ठीक, ये बात आपकी बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ। और यहाँ तक कि जब तक पूरा इलेक्शन लड़ा कि यूसुफ चौहान साहब होंगे, लेकिन उसकी जो अनाउंसमेंट है वो फ्रेंड बिजनेस ग्रुप करेगा। बिल्कुल ठीक, ये एक हमारा मुतालबा था कि सर हम चूँकि हम आपके अलाइंस हैं, यूसुफ चौहान साहब को आप भी चेयरमैन बनाना चाहते हैं, हम भी चेयरमैन उन्हीं को देखना चाहते हैं, मार्केट के बड़े नाम हैं, मेरे उस्तादों में से हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमने वहाँ पे ये फैसला किया, पूरा इलेक्शन हमने कोई इशू नहीं होना चाहिए और पूरा इलेक्शन विन हो गया विन। उसके बाद जब हमें एक तासर मिलता है अलखिदमत ग्रुप की तरफ से कि चेयरमैनी के लिए किसी और को नामजद किया जा रहा है, और मैं नाम उसमें आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ आपके चैनल की वसातत से, ताकि ये मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन ना रहे सर कि जी मुकर्रम वड़ैस साहब हमारे दोस्त, उन्होंने बहुत सपोर्ट की, उन्होंने बड़ी एफर्ट की, बहुत एफर्ट्स की, और हमेशा आपको पता है कि वो जिस ग्रुप के साथ भी गए हैं इलेक्शन उन्होंने सिंसियर एफर्ट की, वो सिंसियर एफर्ट्स करते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा हमारे मुखालिफ जो कैंडिडेट थे उनके साथ मिले, उनको उन्होंने अल्लाह ने मतलब इज्जत दी। उससे पहले जैसे भी उन्होंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी उन्होंने मेहनत की। अच्छा अब चूँकि हम मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी आज तक हमारे शायद उनके जहन में ना हो कि यूसुफ चौहान साहब को चेयरमैन बनाना है, तो वो पुराने एक्स चेयरमैन जो कि हमारे भी चेयरमैन रह चुके थे, फिर अगली पार्टी है उनके साथ मिल गया, फिर ये तीसरी जो अलखिदमत आ रही थी वो उसके साथ उन्होंने, मियाँ साहब ने जाके उनके ऑफिस में उनको चेयरमैन नामजद किया इलेक्शन से पहले, जो कि किसी के नॉलेज में नहीं था। अच्छा, और जब उनको ये कहा कि जी, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपसे कमेंट करता हूँ कि चेयरमैन आप होंगे।
तो ये आपसे प्रॉमिस करने के बाद उनसे प्रॉमिस कर लिया इन्होंने? उसके प्रॉमिस किया। ओके। और वो उन्होंने इस बात का एक्नॉलेज किया जब मैंने उनसे जो क्वेश्चन किया कि मियाँ साहब ये बात है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात मियाँ साहब ने मेरे से कमेंट की कि जी बिल्कुल, मैंने आसफ जहांगीर मैंने नाम बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे मार्केट में। तो उन्होंने कहा जी मैं उनको चेयरमैन वहाँ पे मैंने माना और वहाँ मुकर्रम वड़ैच साहब की विटनेस में माना। अगले दिन मियाँ साहब फिर जाते हैं आसफ जहांगीर के ऑफिस में कि यार ऐसे है कि आप, क्योंकि आप पहले 2 मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ जो बरसर इक़्तिदार रही उसके चेयरमैन रहे हैं, अगर मैं भी आपको चेयरमैन बना दे तो यार मार्केट में अच्छा ऐसे ही था, इम्प्रेशन नहीं जाएगा, आपकी ज़ात के लिए भी नहीं जाएगा, अल खिदमत के लिए भी अच्छा ये तासर नहीं होगा। तो आप मुकर्रम वड़ैच साहब को हम चेयरमैन बना देंगे। तो ये बात मुझे, मैं आपसे आज दूसरे दिन वो लहदा जाके मिलते हैं, सेकंड टाइम जाते हैं, तो सेकंड डे की बात है जब उससे 2 दिन बाद जाते हैं कि जी आपको जो आप मुझे जी मैं आपसे मांगने आया हूँ कि चेयरमैन ही मुझे वापस कर दे, मैं मुकर्रम वड़ैच साहब आपके दोस्त हैं, उनको मैं चेयरमैन कहा जी ठीक है, अगर आप उनको बनाते हैं वो भी मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरे दोस्त हैं। ये बात हमारे इल्म में नहीं थी, ठीक है ना, मार्केट के अंदर थी बात। जब इलेक्शन विन हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तब हम इस आस में थे कि चूँकि वो हमें एक देंगे, इख्तियारात देंगे कि जी आप चेयरमैन नामज़द करें। तो जब मेरे ग्रुप ने ये फ़ैसला किया कि जी हम मियाँ साहब के पास जाते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल आप जाएँ, तो उनसे आप अथॉरिटी ले लें। जब अथॉरिटी लेंगे तो आप उनसे, उसके बाद नाम तो हमने तजवीज़ करना ना, ये तो अगर उन्होंने यूसुफ चौहान का नाम लिख के देना तो फिर तो चेयरमैन नहीं गए। ये बात ठीक है। उन्होंने इस बात पे इनकार किया। अच्छा, फिर इशू उसके बाद शुरू हुआ? हाँ, इशू उसके बाद शुरू, सर इलेक्शन जीतने के बाद इशू शुरू हुआ है। मैं आपको कि ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि इलेक्शन जीतने तक ना मैं चेयरमैन बनने के, ना मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि मुझे, लेकिन उन्होंने आपके ग्रुप को प्रॉमिस किया हुआ था। प्रॉमिस किया हुआ। और आप ये कह रहे हैं कि आपसे ओपनली प्रॉमिस कर लिया, मुकर्रम साहब से उन्होंने बंद कमरे में प्रॉमिस कर लिया कि पाकिस्तान चेयरमैन। हमारे साथ भी ओपनली मुराद ये कि किसी, मेरा ख्याल में किसी मैं इसलिए पब्लिकली नहीं किया, लेकिन सर हमें सारे ग्रुप्स को पता था। हाँ, यूसुफ चौहान साहब के ऑफिस में बैठ के हमने ये बात हमने की, बल्कि कि जी हम आपके साथ अगर चलते हैं तो आप, चूँकि हम आपके कभी भी, हमने हमेशा आपके अपोनेंट इलेक्शन लड़ा है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला है कि हम पूरे अपने ग्रुप को इस बात पे कन्विंस करें कि जी हमने अल खिदमत को वोट देना है। तो हम आपसे कोई, हमारी डिमांड नहीं है, हमारी, मुझे ऑफ़र थी कि जी आप कैंडिडेट दे दें, साथ जीत। हमने कहा जी हमारी कोई इसमें डिमांड नहीं है, हमारी यही है कि हमारे ये उस्ताद मोहतरम है और इन्हीं के ऑफिस में बैठ के, इन्हीं के वसातत से हम आपके साथ एक डील कर रहे हैं। तो वो डील यही है कि अगर कल को आपको अल्लाह ताला इज्जत देता है तो हमारे जो चेयरमैन होंगे वो यूसुफ चौहान साहब होंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये बात मियाँ साहब ने वहाँ पे एडमिट की। ठीक है। और एक और बात है जो मैं आप शायद आपसे अभी ना क्लियर करूँ, नहीं बताया ना, अगर आप समझते तो मैं कर भी देता हूँ, मुझे कोई हार नहीं है, सच को हार नहीं होती। तो फिर उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि अगर ऐसा करते हैं तो अगला इलेक्शन हम आपको सपोर्ट करेंगे। अल खिदमत जो है, अल फ्रेंड बिजनेस को मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वहाँ पे जो दोस्त थे, यूसुफ चौहान साहब थे, सारे और दोस्त भी थे, कि अगला इलेक्शन में आपको सपोर्ट करूँ अगर तो फ्रेंड बिजनेस ग्रुप से। ये बात और ये होता है, ये देखें ना। हाँ। उन्होंने पॉलिटिक्स क्या लें, अभी हम वर्ड यूज़ करते हैं कि हम सियासत को नेगेटिव टर्म में यूज़ कर लेते हैं, हालांकि सियासत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। उन्होंने चीज़ों को मैनिपुलेट किया, जीतने के लिए मैनिपुलेट किया, आपको प्रॉमिस किया किसी और को, हो सकता है बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉमिसेस और भी लोगों से किए हो ना, वो ना। लेकिन कहाँ पे इशू आया कि उस दिन उन्होंने एक शर्त वर्ड यूज़ कर लिया। मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ सर। उसमें उनसे मैंने पूछा कि जी, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हाँ जी मुझसे गलती हुई है चेयरमैन सेलेक्ट करने में या चेयरमैन बनाने में। जब आपसे प्रॉमिस कर चुके थे तो इख्तलाफात कहाँ पे शुरू हुए? फिर इख्तलाफात ये हुए कि उनके, ज़ाहिर है उनके नॉलेज में यही था जो हमने बात की, जैसे आपसे मैंने पहले बात की, जैसे आपने भी मार्केट का तासर मुझे बताया कि यूसुफ चौहान साहब का नाम था और हम भी बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी कि जो हमें एक अथॉरिटी देंगे जी फ्रेंड बिजनेस ग्रुप का ये इस्तेहकाक है, वो चेयरमैन का नाम थी। ठीक है सर। और दूसरा वो यूसुफ चौहान साहब से भी टच थे कि जी फ्रेंड बिजनेस ग्रुप वाले हमारे पास आ रहे हैं, वो हमें, जब वहाँ पे मैंने जो कमेटी बनाई उसमें मैंने अरशद नजमी को कहा कि जी आप इस कमेटी को हेड करेंगे। मियाँ साहब के नॉलेज में भी था कि फ्रेंड बिजनेस ग्रुप से अब जो आगे कमेटी को लीड करेगा तो वो अरशद नजमी साहब होंगे। अरशद नजमी साहब वहाँ पे जाते हैं उनके ऑफिस में, तो वहाँ पे जाते हैं, मुकर्रम वड़ैच साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, मियाँ साहब बैठे हुए हैं, उनके और आल खिदमत के दोस्त बैठे हुए हैं। तो अरशद नजमी ने कहा कि जी आप नाम हम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आप लेटर लिखिए। ठीक। तो अच्छा वहाँ पे जब बैठे हैं चेयरमैनशिप के लिए, तो मुकर्रम वड़ैच साहब वहाँ से नाराज़ होके उस मीटिंग से निकल जाते हैं। तो अरशद नजमी साहब वहाँ पे स्मेल करते हैं कि यार ये क्या वजह है कि मुकर्रम साहब क्यों उठ के चले गए हैं।
अब जब बात खुलती है तो थोड़ा सा अरशद नजमी साहब जब देखते हैं कि यार ये तो प्रॉमिस चेयरमैनशिप का तो किसी और के साथ था, तो ये तो हमें हमारे साथ तो सियासत हो रही है कि हम हमारे साथ भी किया हुआ था, किसी और के साथ भी किया हुआ। तो वहाँ जब ये बात खुल जाती है इलेक्शन जीतने के बाद, तो मियाँ साहब ने अरशद साहब के बकौल के वहाँ पे कहा कि जो कि मुकर्रम साहब भी बैठे थे कि जी मैंने कौन सा प्रॉमिस किया आपके साथ चेयरमैनी का। तो अरशद नजमी साहब वहाँ पे थोड़े हाइपर हो गए, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब ये कल की बात है, आपने कहा था नाम दे, तो कल की बात है। तो हम कहते हैं कि आप हमें एक अथॉरिटी दें ताकि हमें एक इख्तियारत हो, कल को हम नाम दे दें तो आप कहेंगे मुझे तो एक्सेप्टेबल नहीं। तो ये राज तो हमारे पास है ना। तो मियाँ साहब के नॉलेज में भी था कि यूसुफ चौहान का नाम आना, हमें भी पता था कि हमने यूसुफ चौहान का नाम देना, पूरी मार्केट को पता है। उसमें मियाँ साहब हमारे से ज़रूर सीजनल सियासतदान होंगे, लेकिन वहाँ पे वो ट्रैप हुए, उनकी जो सियासत थी वो एक्सपोज हो गई पहले दिन की बात। तो वो बात हुई, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके मीटिंग की हमारे ग्रुप, जिस दिन आप इलेक्शन जीते हैं उससे 2-3 दिन बाद जब भी चेयरमैनी की बात हुई ना, तो अगले दिन इन्होंने मीटिंग की जिसमें मैं शामिल नहीं था। मुझे घर में थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं घर में बैठा, तो मेरे ग्रुप ने ये स्मेल किया कि यार फिर हम ऐसे करते हैं, ये तो हमारे साथ थोड़ा सा डॉज होगा कि पता नहीं कि हमें तुम्हारे हमारे इख्तियारात हमें नहीं दिए जा रहे। तो इसमें कोई बात में कोई ऐसी बात है। और आपको याद होगा कि उस वक़्त हमारे एक दोस्त हैं डायरेक्टर, उन्होंने अखबार में बयान भी दे दिया, अपना इस्तीफ़ा भी लगा दिया। फिर इसके मार्केट के अंदर पाकिस्तान अखबार में कोई ऐसी खबर छप गई कि अलखिदमत ने ये डिसीजन लिया, तो बड़ा मार्केट के अंदर एक बड़ी कन्फ्यूज़न सी क्रिएट कर दी गई। आपके ख्याल में वो ये चाह रहे होंगे या वो ये करना चाह रहे थे कि वो जाएं, वो जाके चौहान साहब के पास जाके बैठें और उन्हें अनाउंस कर दें जाके ना, कि ये फ्रेंड ग्रुप माइनस हो जाए और मैंने डायरेक्ट जाके चौहान साहब को, आपके ख्याल में ये करना चाह रहे थे? नहीं, बल्ला आलम उनके जहन में ये बात क्या थी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन वो ये था कि चाह वो ये रहे थे कि चौहान साहब को बनाए। लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि क्योंकि प्रॉमिस आप लोगों के साथ किया हुआ था, आपकी मर्जी थी, आपकी बात ठीक है कि जी आपके उस्ताद हैं, तो आप चाह रहे थे कि हम चौहान साहब, लेकिन वो हम अनाउंस करें, एज ए ग्रुप अनाउंस करें ना, तो वो अथॉरिटी शायद अपने पास रखना चाह रहे थे। ये मेरा नहीं ख्याल कि उसको ऐसा करना भी चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल में ये बात नहीं थी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बात असल में नहीं थी। उसमें जो बात मैंने बात की, मैं थोड़ा सा उससे तरफ आ जाता हूँ। तो कैसे हुआ ये, उसको जब हमारे ग्रुप ने कहा कि ऐसे है कि ठीक है हम ऐसे करते हैं, मियाँ साहब को देख लेते हैं कि मियाँ साहब क्या चाहते हैं। हमारी एक इलेक्टेड बॉडी, एग्जेक्टिव बॉडी ने मिल के मेरा नाम दे दिया, जो कि मैं उस वक्त उस मीटिंग में भी शामिल नहीं था। ग्रुप ने कहा ठीक है, फिर हमने तो बड़ा इलेक्शन लड़ा उनके साथ, हमने तो ये कहा था कि चेयरमैनशिप हमें मिलेगी, हम आगे जो मर्जी करें। तो मियाँ साहब इस बात पर शायद एग्री नहीं कर पा रहे, या जो उनके जहन में कोई और बात है, तो इन्होंने मेरा नाम लिख के भेज दिया। जब वो लेटर लिख के भेजा, उसके ऊपर तमाम एग्जेक्टिव बॉडी, इलेक्टेड बॉडी जो भी थी हमारी, उसमें उन्होंने करके जब नाम गया, वो लेटर यूसुफ चौहान साहब को व्हाट्सएप कर दिया गया। तो यूसुफ चौहान को बता दिया गया, ये आपका तो नाम उन्होंने नहीं बताया, नाम उन्होंने डॉक्टर खालिद महमूद का भेज दिया। तो लिहाजा फिर आप देखेंगे आपका ग्रुप है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, फिर जब इसी बात के अंदर जब मैं मियाँ साहब के पास जाता हूँ, मैंने मियाँ साहब को कहा कि सर ये बात है, क्या ये हकीकत है जो आपने मुकर्रम वड़ैच साहब को जो बात चेयरमैन उनको प्रॉमिस किया हुआ था, क्या आज एक डायरेक्टर इस्तीफ़ा दे रहा था, आपको पता होना चाहिए कि यूसुफ चौहान साहब के शिगिर्द जो है इस एसोसिएशन में और भी, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा आप यूसुफ चौहान को क्यों चेयरमैन नहीं बनाए? उन्होंने कहा इसलिए नहीं बनाऊंगा, अब मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा, ये बात मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये उन्होंने कहा था कि मैं यूसुफ चौहान को चेयरमैन नहीं बना रहा। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप चाहे तो लाइव बना ले, मैंने तो कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुली किताब की तरह हूँ, मैंने कभी ना मुनाफिक सोची है, ना अल्लाह ताला ऐसा मौका दे, कहीं मसलत में झूठ बोला गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला। तो मैंने फिर मियाँ साहब से जाके अपनी ग्रुप की गैर मौजूदगी में, मतलब तन्हाई में, मैंने छुप के मुलाकात की कि मियाँ साहब ये बात आप हमें इख्तियार क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी देखें, यूसुफ चौहान साहब की तरफ से एक इस्तीफ़ा आ चुका है और ख़बर लग चुकी, और वो इस्तीफ़ा ये था कि सोशल मीडिया पे ना लगे। मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं था कि सोशल मीडिया पे ना, जब वो सोशल मीडिया में लग जाता है तो मुझे लोग कहेंगे ये प्रेशर में आके इन्होंने यूसुफ चौहान साहब का नाम आप दिया। ठीक, तो लिहाजा सियासत में इस तरह नहीं होता डॉक्टर साहब, प्रेशराइज नहीं होते। हाँ, प्रेशराइज नहीं होता, ये प्रेशराइज आके मतलब करके मैं चेयरमैन नहीं बना सकता। ये बात मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो फिर मैंने मियाँ साहब से कहा कि आपके जहन में क्या खाका था फिर ऐसी बात, अगर ऐसी बात, उन्होंने कहा ये ज़रूर हुआ है कि मैं जब गया हूँ तो
मैंने आसिफ जहांगीर से भी प्रॉमिस कर लिया था। उसके बाद मैंने फिर मुकर्रब से चेयरमैनी मांग ली उनसे। मुकर्रब साहब को मैंने चेयरमैन बनाना था और मैंने यूसुफ चौहान साहब के पास बैठ के उसको कन्विंस करना था कि आप सरपरस्ते आला आ जाए। अच्छा, तो ये उन्होंने कहा कि मेरे जहन में खाका था डॉक्टर साहब, तो मैं ये चाहता था कि इस तरह कर लूँगा। तो मैंने कहा सर फिर बात तो ये, तो आप तो ये बात आपने पोशीदा रखी ग्रुपों में से, ना मुकर्रब को ये पता है ना हमें पता कि आपने मुकर्रब से, आप तो इकट्ठे आपके साथ इलेक्शन लड़े हैं। तो वहाँ पे जब ये एक्सपोज हो जाता है काम, तो वेरी फर्स्ट डे ये थोड़े इख्तलाफात जो थे, ये कंट्रोवर्सी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस तो फिर हमारे ग्रुप ने जो स्टैंड लिया कि ठीक है जी, अगर बनेगा तो डॉक्टर खालिद बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर कोई भी नहीं बनेगा। क्योंकि मियाँ साहब ने फिर मुझे इनकार किया कि मैं प्रेशराइज चौहान साहब का नाम नहीं दे सकता। तो इसलिए फिर हमारे ग्रुप ने कहा कि, उन्होंने कहा जी आप नहीं बनेंगे ना, मैं किसी और को बना देता। तो ये बात जब उन्होंने शॉर्टली कहा तो मैंने अपने ग्रुप को गो हेड दिया कि यार इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो आप ठीक है, लेकिन मैं ऐसा इसमें खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ देखें ना, हमने ऐसा इतना अच्छा इलेक्शन लड़ा, हाल खिदमत ने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया, हमने उनके साथ बड़े अच्छे लड़े, यूसुफ चौहान साहब, मुकर्रब साहब, हम सब यार पहले दिन ही एक दूसरे के मुखालिफ हो जाए। वाल मुकर्रब साहब ने एक्नॉलेज कर लिया, भैया ने भी एक्नॉलेज किया कि यार बात आपकी तरफ से तो नहीं थी ऐसी, उनको भी ज़ाहिर है ये चीज़ें मार्केट के अंदर गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो बड़े अच्छे आज कंफर्ट लेवल है। लेकिन बात ये कि ये मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैनशिप कांटों का सही था, तो शायद फिर मेरे ग्रुप की तरफ से मुझे एक प्रेशर था कि ये अगर हम ग्रुप नहीं लेंगे तो फिर हमारी भी मार्केट के अंदर वो सही अच्छा नहीं, मार्केट में से नहीं, मेरा ख्याल ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए था, या बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए थी कि ठीक है जी, एक हमें चेयरमैनशिप मिल रही है एसोसिएशन की और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो चलें हम इसमें इन्वॉल्व होके कोई ना कोई कम्युनिटी के लिए हम बेहतर कर सकेंगे ना। इसलिए आप आ रहे थे ना कि ठीक है यार, एक हमारा नाम आ रहा है, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे रहा है, हम एज ए ग्रुप आ रहे हैं, लीड भी करेंगे हम। तो जब एज ए चेयरमैन आप आ गए, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी आप चेयरमैन बन गए, तो बैक ऑफ माइंड में होगा ना कुछ। तो आपके ख्याल में कि कौन सी अच्छी चीज़ या कौन सा एक पॉजिटिव आपने जेस्चर दिया मार्केट को कि जिसमें कोई मार्केट में कुछ ना कुछ बेहतरी, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर सके? साहब मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म जो चेयरमैन ने मिस किया हो जहाँ पे टैक्स की बात हो। नहीं, मुझे नहीं पता, वो आपने बताना है। वो तो कि आपने अगर कोई मैं इस्लामाबाद में जब टैक्स की बात आई, सागडार साहब आपको पता केयर टेकर हुकूमत में जब टैक्स में थे, इस्लामाबाद में मैं गया हूँ साथ अल्हम्दुलिल्लाह, सरफराज साहब थे हमारी तरफ से, बाकी लाहौर की तंजीमें थी, पूरे पाकिस्तान की थी, उस वक्त हम वहाँ पे गए थे, तो मेरी ही ड्यूटी लगी, तो मैं वहाँ पे गया। फिर उसके बाद जो एसोसिएशन के अंदर इससे पहले कभी भी इतना एक्टिव चेयरमैन मुझे बता दें कि सिवाय वो पैसे लगाने के और वहाँ पे, इसका मतलब फिर तो एसोसिएशन ने बहुत अच्छे किसी जगह पे नजर आया, फिर तो एसोसिएशन ने बहुत अच्छे कारनामे किए पिछले 2 साल में, 3 साल में बहुत अच्छा काम किया एसोसिएशन ने। नहीं आप देखें ना, मैं कहता हूँ मैं एज ए चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, एसोसिएशन देखें बात सर, फिर डॉक्टर साहब देखें, आप लीड कर रहे हैं एसोसिएशन को, आप चेयरमैन इज अ हेड ऑफ एसोसिएशन ना। अच्छा सर, तो आप हेड हैं, तो अगर तो वो नालायक हैं तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आपको लेनी होगी। सर आप मुझे बताएं, एक हमारे टर्नओवर में सबसे अच्छा टूर्नामेंट हुआ था सर, जो एक एसोसिएशन ने करवाया, उसके बाद नहीं हुआ। क्या इस वक्त अच्छा टूर्नामेंट नहीं हुआ? क्या मार्केट के अंदर वेल्थ हेल्थ के लिए काम नहीं किया गया? क्या मार्केट के अंदर आपका वेलफेयर का काम नहीं हुआ? क्या उन दोस्तों ने काम नहीं किया? एक घर तक एक देखें, किसी एसोसिएशन में आज तक किसी विडो को घर लेके दिया जा सका? कभी आज तक आपने देखा था कि लाहौर के अलावा, DHA के अलावा एसोसिएशन आपका जाके वो बलूचिस्तान में भी सैलाब ज़दगान की मदद करेगी? तो दोस्तों ने तो काम किया है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, वेलफेयर की आप बात कर रहे हैं, विडो को उन्होंने घर लेके दिया हर इंसान तक। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये तो ऐसा काम है कि आप एक हाथ से किसी को हेल्प करें और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले, लेकिन जो लीड कर रहे होते हैं ना, उनको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो हर जगह पे बता सकें कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है, वो बता सकें कि एज ए ग्रुप, एज ए एसोसिएशन, एज ए लीडर्स हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ये विडोज़ वाला हुआ, और बहुत सारे एज ए चेयरमैन कोई फाइनेंशियली आपने इन लोगों को इंगेज किया आपने कि ये जो विडो घर बना के दे रहे हैं? सर उसमें देखें, सबसे बड़ी बात है कि पहली बात है जब पिछली दफ़ा ये इसमें अमेंडमेंट की गई जिसमें डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो डायरेक्टर आएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अलहदा कर देंगे ताकि अच्छी प्रोग्रेस हो सके। चेयरमैनशिप के लिए इससे पहले कोई फंड नहीं था कि उन्होंने पिछली अमेंडमेंट में जिसको हमने उसको सेकंड किया कि जी आप चेयरमैन होगा तो इतने पैसे वो डोनेट करेगा वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने 5 लाख रुपया दिया, जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में कि वाइस चेयरमैन ऐसा नहीं होगा। इससे पहले क्या होता था कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पैसे एसोसिएशन में नहीं जाते थे, कोई क्राइटेरिया नहीं था, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो जितने वाइस चेयरमैन बने सब ने वहाँ पे फंड
डोनेट किया ना, तो वो वेलफेयर में गया ना, तो पैसा बेसिकली तो जितना भी आप लेते हैं तो वेलफेयर में चले। तो जब आइन का एक हिस्सा आपने बना दिया कि चेयरमैन इतने पैसे एटलीस्ट देगा तो चेयरमैन होगा, आपका जो वाइस चेयरमैन आएगा तो इतने दोगा, वाइस चेयरमैन नहीं, लेकिन आपके वेलफेयर सेक्रेटरी ने ये नहीं बात की कि मैंने एसोसिएशन से पैसे लिए। देखिए सर मेरी बात सुन, अब पहली बात आ गई, देखिए जो वाइस चेयरमैन बने उन्होंने किसी स्पेशल किसी डायरेक्टर को पैसे देने के पाबंद नहीं है, वो एसोसिएशन के पाबंद है। लॉ के मुताबिक उन्होंने तो एक फंड के अंदर पैसा डाला है। अब अगर वेलफेयर या हमारा जो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है या हमारा टूर्नामेंट का जो बात हो रही है, तो पैसे इसलिए भी वहाँ पे नहीं जा सकते कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है कि सीड आ रही है उसके ऊपर एक एक्सपेंस हो रही है। और हमारा अभी तक सारा FBR के अंदर उस तरह से हमें एग्जेम्पशन नहीं मिली जिस तरह एक किसी वेलफेयर एसोसिएशन को मिल सकती है। तो जब वहाँ पे हमें एग्जेम्पशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमें बाकायदा रिटर्न फाइल करना पड़ती है, उसके बाकायदा हिसाब किताब देना पड़ते हैं, ऑडिट। तो अगर ये इतना बड़ा फंड, मतलब चेयरमैन का तो हमने आइन के अंदर रिकमेंडमेंट कर दी ना, अब दूसरे जो अदर्स रिसीट्स आ रही हैं, तो अगर डायरेक्टर हेल्थ को जा रही है या डायरेक्टर वेलफेयर को जा रही है या डायरेक्टर स्पोर्ट्स को जा रही है, तो सर वो अगर अकाउंट में जाती तो एक ह्यूज अमाउंट बन जाती, तो उसके लिए हमें चेक एंड बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। FBR के लिए हमारे टैक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अभी हम उसके ऊपर लगे हुए हैं। मैंने कोशिश स्टार्ट की थी, फिर जो हमारी साबका एसोसिएशन उन्होंने उसके ऊपर काम किया, शायद साहब एज ए जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कोशिश की कि वो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट हमें मिल जाए ताकि वो जो पैसा हमारे पास आए उसके ऊपर हमें कोई टैक्स ना देना पड़े। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से वो डायरेक्ट इधर उधर। ये अगर आप मैं कहूँ कि जब मैं यहाँ पे आपके सामने ये कहूँ कि जी मैंने एज ए चेयरमैन वेलफेयर में या हेल्थ में नहीं दिए, तो मैं समझता हूँ कि मैंने दिए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी जगह पे प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया। नहीं, बताना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं सर, एज ए इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बुरी बात है कि मैं एक्सपोज करता फिरूँ ना मैं, लेकिन जब आप लीड कर रहे होते हैं ना, फिर कम्युनिटी को पता होना बड़ा जरूरी है कि हमारा चेयरमैन, हमारा लीडर, हमारा प्रेसिडेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। और कंट्रीब्यूट फाइनेंशियल नहीं होती ना, मॉरली भी होती है, कहीं पे खड़े होना भी होती है, कहीं पे कोई फंसा हुआ उसके साथ खड़े हो, कहीं पे कोई DHA में काम हो खड़े हो, कहीं सर वेलफेयर डायरेक्टर ने कोई मुझे काम कहा, मैंने उनका किया। सर हेल्थ डायरेक्टर ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये यहाँ पे इतनी थोड़ी ज़रूरत है, ये चीज़ें कैसे हो सकती है, वहाँ पे मैंने हेल्प आउट किया। तो जहाँ पे मेरी ज़रूरत थी मैंने किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। डायरेक्टर हेल्थ भी आपके पास आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, आपके डायरेक्टर वेलफेयर भी आ सकते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम कोई किसी जगह पे हमारी कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो ये है कि कभी आज तक इससे पहले देखिए जो नई चीज़ें ऐड होती हैं उसको बंदा को बताना चाहिए। इससे पहले कभी एसोसिएशन के अंदर, कभी किसी इलेक्टेड बॉडी के अंदर चेयरमैन को नहीं बुलाया जाता था। अब जितनी भी इलेक्टेड बॉडी हमारी जो जितने 9 मेंबर्स की जब भी कभी मीटिंग हुई है तो वहाँ पे चेयरमैन को वो बुलाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये इनका हिस्सा नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है। मियाँ साहब का थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें कि मियाँ साहब ने कहा कि जी मैंने चेयरमैन बना गलती की, आपके ख्याल में क्या उनके बैकग्राउंड रीज़न क्या होगा? सर शायद आपने वो सवाल खुद ही इतना लंबा चौड़ा उनके साथ कर लिया था जिसमें आपने बताया कि जी पैसे, वो उन्होंने उसको लंबा ही किया ना सर। मैं उसी को उतर आ रहा हूँ ना कि आपने कहा जी वो बंदा पैसे वाला भी हो और उसका बड़ा कद काट हो, चूँकि पहले ऐसा रहा है सर मार्केट के अंदर ये चीज़ें हुई हैं कि जो अरबपति लोग थे वही चेयरमैन बनते थे। हम भी शायद यही कर रहे थे, बदकिस्मती कह लें या नफ्सी से काम ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या खुशनसीबी कह लें कि मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन बन गया और उन्होंने उस वक्त बना दिया। अब ज़ाहिर उन्होंने बनाया जी, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कह दिया था एक वक्त के आके कि जी मैं, चूँकि मुझे डायरेक्टर्स ने ये बात की, जब डायरेक्टर और प्रेसिडेंट का आपस में डिस्प्यूट हुआ, शायद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ कि जब डायरेक्टर्स का आया तो उन्होंने कहा जी हमारे से राइट नहीं लिए गए कि जो कमेटियाँ बनेंगी। जब मेरे नॉलेज में बात हुई मैंने लेटर लिख दिया, मैंने इतना लंबा चौड़ा लेटर लिखा भी, मैं चेयरमैन का वहाँ पे नॉमिनेट कर दिया गया था लेकिन मैंने अभी फंड भी नहीं दिए थे, और मैंने शायद मार्केट के अंदर खबर भी छपी, वो खबर को फिर दबा दिया गया, लेकिन मैंने उसको कभी भी खबर के ऊपर कोई उसको मैंने ये नहीं कहा कि वो खबर गलत है। तो बड़ा मेरे ग्रुप के ऊपर भी प्रेशर था कि मियाँ साहब की बात का जवाब दे दें। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ सर। उनके जहन में भी शायद ये होगा कि यार कोई मालदार बंदा होता जैसे पैसे वाला और तो सर वो आपसे प्रॉमिस ही ना करते, देखे ना मिसकमिटमेंट तो वो कर रहे थे ना। हो सकता है उन्होंने कोई कसम पुर्सी में ऐसा किया हो या उन्होंने कोई प्रेशर लिया हो, या हाँ आल खिदमत का मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा। मैं आल खिदमत को पूरा मैं समझता हूँ, जितने उनके अंदर साथी हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक सारे सीनियर हैं और सारे रिस्पेक्ट करने वाले हैं
और सबके सब हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा, जब हमेशा हम अपोजिशन में रहे हैं। अब एज ए लीडर देखें ना, एक और बात सर मुझे याद आ गई कि जब एसोसिएशन का आपस में इशू हो गया, डायरेक्टर्स के साथ प्रेसिडेंट का जब इशू हो गया, या कुछ दोस्त गए उन्होंने जाके एसोसिएशन के ऑफिस को ताले लगा दिए, उस वक्त भी सर आपका रोल जीरो था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसमें सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको ये इनको जोड़ना चाहिए था। आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया। इसके ऊपर मैं आपको, चूँकि आपके साथ से ये मैं क्लियर कर दूँ कि आप पूछ रहे हैं कि चेयरमैन की क्या ड्यूटीज़ होती थी। मैं सर मियाँ साहब के पास गया। सर मियाँ साहब ने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब मैंने ये वीडियो दी है, क्या मैंने सही किया, आप मेरे साथ हैं। मैंने कहा मियाँ साहब आपने बहुत गलत किया कि आप एक हेड है, अब बिजनेस डैमेज हुआ लोगों आपका, आप हेड है, क्योंकि आपने वो बाकायदा एक कमेटी बनाई, जो बिजनेस कमेटी आप ही की रिकमेंडेशन पे बनी, और उन्होंने बाकायदा रिकमेंड किया। आपने वहाँ पे जाके, चेयरमैन तो वहाँ नहीं गया, क्योंकि चेयरमैन ने मियाँ तलत साहब को कहा था ये गलत डील कर रहे हैं। ये मैं आपको ऑन द एयर कह रहा हूँ ताकि लोगों को पता हो। मैंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को कहा कि जी आप जो डील कर रहे हैं ये गलत डील कर रहे हैं, और मैंने वहाँ जनरल सेक्रेटरी को जो फ़ोन करके कहा कि जी आप ये डील कर रहे हैं गलत कर। अच्छा, आपने सबको इन्फॉर्म किया? मैंने 3 बंदों को, मैं आपको नाम लेके बता, प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी को, और स्पोर्ट्स कमेटी के हमारे जो थे जी सर, उनको मैंने तीनों को इन्फॉर्म किया कि सर चूँकि हम एज ए ग्रुप एक दफ़ा हम यहाँ पे गए थे तो हमें ये समझ नहीं आई थी, तो अब इन चीज़ों को आप टाइटल वाइज चेक करें। अगर उनके पास तमाम चीज़ें हैं तो आप इसको लेके जाएं मार्केट में, चूँकि मार्केट के अंदर हमने एक मंशूर में रखा था कि अगर बिजनेस आएगा तो वो इस प्लेटफॉर्म से जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है ना, इसको आप फुलफिल कर लें। तो मेरी इस बात को इग्नोर किया गया। यही वजह है कि मैं वहाँ पे ना किसी मीटिंग में था, वहाँ पे ना एग्रीमेंट में शामिल था, ना मैं वो एग्रीमेंट जो वहाँ पे हुआ। जब ये सारी चीज़ें एसोसिएशन लेवल पे हो चुकी हैं तो फिर उसके बाद अगर कोई वीडियो आई है तो वीडियो क्या थी कि वो बिजनेस के ऊपर थी, कोई कम्युनिटी की वेलफेयर के ऊपर नहीं थी वो जी। कि वो लेन देन की बात होगी ना कि पैसे उन्होंने गलत किया, जो भी किया। नहीं, वीडियो सर अच्छी है बुरी थी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब खड्डा पड़ गया, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ सर। मैंने जब मियाँ साहब को कहा कि सर चलें ये गलत हो गया तो हम इसको आपस में बैठ के इसको किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ताकि जो बात अब निकल चुकी है मार्केट के अंदर तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताएं, मैं अगर डायरेक्टर्स की तरफ खड़ा होता एज ए चेयरमैन मार्केट के अंदर तो क्या मेरे लिए अच्छा साइन था? या मैं प्रेसिडेंट की तरफ जाता तो क्या ये अच्छा साइन था? मैंने पसे पर्दा यानी किसी की एक जगह पे भी मेरी कोई जगह दिखा दे जहाँ पे मैंने ये कहा हो कि जी प्रेसिडेंट राइट पे है या नहीं, आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए। मैंने आपको तो एज ए हेड जो है ना उनको मिलाना चाहिए सर। एज ए हेड हमने मिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। आज अब उसका रिजल्ट देख रहे हैं ना, हमने वो कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर कि जाके इसको दोबारा पटड़ी पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये अगर डी रेल हो जाती है तो पहले भी हमने ये स्टे ऑर्डर्स वगैरह भुगते हुए हैं, पहले भी हमने इसको प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को इस पे के ऊपर रन किया, तो वो अब दोबारा डी रेल ना हो। वो सर लास्ट टाइम बल्कि शाहिद साहब भी कह रहे थे कि टेक्निकली और लीगली मियाँ साहब प्रेसिडेंट नहीं रहे एसोसिएशन के, और उन्होंने दोबारा को हलफ भी नहीं लिया और दोबारा कुछ तरह भी नहीं हुआ। अब पता नहीं लीगली ये कितना ठीक था या कितना गलत था, लेकिन उसके बाद पैचअप हो गया। लेकिन लीगली वो कह रहे थे वो डी-सीट हो गए थे। सर देखें, अब उसके बाद उन्हीं डायरेक्टर्स ने उनको एक्सेप्ट किया ना सर। एक्सेप्ट करना कुछ और है ना सर, लीगली देखें ना, लीगली कुछ चीज़ और है कि अगर आज प्रेसिडेंट अगर इस्तीफा दे के चला जाता है कि जी मैं एसोसिएशन, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो जब मर्जी वापस आ जाएगा सीट पे, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं, बाद में सारी फॉर्मेलिटी तो की गई ना। नहीं की गई सर, इसमें की गई। ये इन्होंने कहा था कि हमने दोबारा कुछ भी नहीं किया, डॉक्यूमेंटेड कुछ भी नहीं किया। उस वक्त लीगली फारिग किया गया, लेकिन बाद में लीगल तरीके से उनको वापस, हाँ ठीक है माजरत हो गई, सुलह हो गई, ये हो गया, लेकिन लीगली वापस नहीं सर लेके आए। मेरा ख्याल है कि इसमें वो शायद उसमें लगता था कि मुझे जो लगता है कि मियाँ साहब की ईगो आगे होगी कि वो मियाँ साहब शायद वो कि यार अब ये दोबारा सारा करेंगे तो मैं एम्बैरस फील करूँगा, ये मैं थोड़ा सा आप मुझे लो प्रोफाइल करेंगे, मेरा ख्याल ये है ना। मे भी ऐसा, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाद में जो लीगल उसमें देखें, आप जब एक डायरेक्टर्स को आप लिख के दे देते हैं, जहाँ पे एक आप इलेक्टेड बॉडी मीटिंग कॉल करते हैं, उसके अंदर एक मिनट शीट बनती है, तो वहाँ पे जब आप लिख देते हैं तो इट्स मीन की लीगल है, आपने जो कार्रवाई वहाँ पे की है तो वो मिनट शीट के ऊपर मौजूद है। अगर मिनट शीट के अंदर जो कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मे भी कि शायद आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई तो सारी चीज़ें वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हो गई, उसके बाद ये सुलह की तरफ गए हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी बात सर ये है कि फिर जब ये डायरेक्टर की तरफ से मेरी तरफ ये क्वेश्चन आया कि जी चूँकि उनकी राय नहीं ली गई, तो मैंने फिर लेटर लिखा है कि तमाम डायरेक्टर्स को ये राइट मिलेंगे जी। और मियाँ साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मैंने इनको राइट दिए हैं, मैंने इनसे लिख के लिखवा के ये सारी चीज़ें की हैं। और उस वक्त फिर बाद में मैं एज ए चेयरमैन
शायद उस वक्त थोड़ा सा, चूँकि मेरा रोल ऐसा था, लीगली रोल, मैंने लेटर लिखा, तो शायद मियाँ साहब को बाद में ये लगा हो कि जी मैंने तो चेयरमैन बनाया, तो चेयरमैन को चाहिए था कि मेरे साथ वो खड़े हों अच्छे बुरे कामों में, तो जैसे पार्टी बनते मेरे साथ, तो शायद इस तरह की बात उनके जहन में हो, तो उनके जहन से ये है कि ये शायद गलत फैसला है, तो उन्होंने बाद में ये बात की ना, पहले तो नहीं की ना, तो ना गलत होता तो ना बनाते ऐसी बात। लेकिन बात ये कि आप हक के साथ खड़े हो ना सर, आपने तो जान अल्लाह को दे, ये बात ठीक, तो वो चेयरमैन हाँ या मतलब प्रेसिडेंट के साथ है, तो मेरा तो किसी के साथ ना तो कारोबारी लेन देन अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे कोई किसी से हाँ नहीं पार्टी बनना ही नहीं तो चाहिए मकसद ये, इसलिए मैं अपने ज़मीर के मुताबिक, तो मैंने वहाँ पे फिर उसके बाद उसको, अगर मैं इसको ना कंटिन्यू करता शायद एसोसिएशन के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। तो अभी सर क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रियल स्टेट को लेके या एसोसिएशन को लेके, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन फ्यूचर में, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सर देखें एसोसिएशन में पार्टिसिपेशन होगी? में कुछ अमेंडमेंट्स हम सोच रहे हैं कि आनी चाहिए। अच्छा जी। ख़ास तौर पे पूरी मार्केट की एक आवाज़ है कि ये चूँकि इलेक्शन बहुत महंगा कर दिया, ठीक, तो पैसे वाले इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। देखिए सर, हमारे माशरे का ये अलमिया है ना कि वो खाना ना दें, लोग दोस्त कहते हैं यार ये क्या बात हुई, हम इतना इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब ये चौधरी बनना चाह रहे हैं, पूरी DHE की पाग इनके सर पे जाएगी। कल आपने देखा नहीं है सर, दो को खाने इस तरह के खाने शाने का कहा ना सॉरी, तो वो इस तरह की बात जब मार्केट में है, तो फिर ज़ाहिर है दोस्तों को थोड़ा सा वो भी गिला है, जो नीचे से नए हमारे यंगस्टर आ रहे हैं, तो वो अगर वेलफेयर का जज्बा लेके आते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, सच्ची बात है, मैंने इलेक्शन लड़ा ना, मैंने पैसे लगाए, ठीक है, तो शायद यही वजह कि मैं हार गया, मेरे पास पैसे। बार बार सर आप जो है ना, बार बार आप चीज़ों को जो है ना घुमा रहे हैं, लगा सकते हैं, आप लगाते नहीं है, लेकिन हाँ ये फजूल खर्ची इज़ अ बैड थिंग, वो नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप किसी वेलफेयर, अगर कोई मेहमान आपके घर में दफ्तर में आ जाए तो उसको अच्छा आप चाय पूछें, पानी पूछें, खाना पूछें, लेकिन हाँ ये नहीं कि आप हर बंदे की जगह पे नारा लगाना शुरू कर दें कि मैं जब 10,000 बंदे को रोटी खिलाऊंगा, 5,000 बंदे को रोटी खिलाऊंगा, ये बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है सर, ये सारा मार्केट के अंदर। वैसे तो अभी आप किस प्लान के साथ आप सर, हम इंशाल्लाह इस AGM के अंदर ये अमेंडमेंट लाना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें जो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रही है, ऐसी जब से 2016 से एक ये स्ट्रक्चर बना, पूरी बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो जो चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं इंशाल्लाह उसको हम बिल्कुल एड्रेस करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का आपने लेटर भी एसोसिएशन को लिखा है, प्रपोजल भी हमारे पास आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रुपों की तरफ से भी जनरल सेक्रेटरी साहब ने लोगों को बताया कि हमें बताएँ, तो वो इंशाल्लाह लेके आएँगे ताकि एक लिमिटेशन, ताकि चेक तो लगाए ना, तो वरना तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ओपन। दूसरी बात यह है कि इसका एक सबसे बड़ा जो मैं ये समझता हूँ आने वाले टाइम पे शायद इस वक्त भी जो बाहर के डेवलपर्स हैं, तो इस तरह अपने बंदों को आगे लगा के तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर इस तरह की मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गलत इमेज आएगी, तो इसको हम इंशाल्लाह इस वक्त करने जा रहे हैं। ओके, तो और बहुत सी अमेंडमेंट आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी किसी भी डेवलपर के साथ मेनली उसके साथ इन टच है या मेनली उनका फेस है, किसी भी प्राइवेट डेवलपर का कोई बंदा फेस है, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना लड़े, वो लड़ने नहीं चाहिए सर। मैं तो हमेशा, आपको याद होगा कि मेरा मार्केट के अंदर ये स्लोगन था कि प्रेसिडेंट वो आए जो अपनी ज़ात को सेक्रीफाइस करे, पैसे ना बनाए और खुद बिजनेस ना करे। अगर वो खुद बिजनेस, उसकी जरूरत है बिजनेस करने, फिर क्यों प्रेसिडेंट? ये बड़ा वैलिड, ये बड़ा वैलिड, ये तो मैंने अपने इलेक्शन में जो बात की थी, तो यही वजह कि मेरे ऊपर आया, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब तो काम ही नहीं करते, तो ये कैसे मतलब मार्केट की बात करेंगे। मैंने एक दिन पहले भी ऐसी ही बात हो रही थी, तो मैंने ये बात रिपीट की थी, वन ऑफ द डेवलपर, मैं बैठा हुआ था उनके साथ, हालांकि डेवलपर की ख्वाहिश होती है कि DHA के प्रेसिडेंट को वो अटैच करे, जनरल सेक्रेटरी को अटैच करे, किसी मेंबर को अटैच करे, क्योंकि उसको पता है कुछ भी नहीं होगा तो 150 वोट तो होगा ना उसका। जी। तो वो अटैच इसलिए करते हैं कि आपकी जो है वो लोगों का वॉल्यूम बढ़े, डीलर्स बढ़े, तो काम ज़्यादा होगा। उस डेवलपर ने मुझे ये बात की, वो उनकी भी एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि यार इमरान साहब, आपके प्रेसिडेंट को DHA से बाहर काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसने कहा आप विद इन DHA इतने सारे काम लेके आ सकते हैं, इतना काम निकाल सकते हैं डीलर्स के लिए कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर अगली बार उसने ये की कि अगर मेरा प्रेसिडेंट ये बात करे ना तो मैं उसको अगले दिन फारग कर दूँ। ये एक छोटा सा डेवलपर है जो ये बात कर रहा है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही, बिल्कुल सही। अब बात मैं कहता हूँ कि जो देखें, बहुत से अल्लाह ताला ने सूदा हाल दोस्त है जिनको रोटी के सर्कल से बाहर, वो आए अपने आप को पेश करें, वो 3 साल के लिए अपने बिजनेस को ना करें, अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व ना करें। तो कैसे आप भी सर, आप भी दे रहे हैं अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आपका ग्रुप भी दे रहा है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अरशद साहब का नाम आ रहा है, अरशद नजमी साहब का नाम आ रहा है। तो आपके ख्याल में ये जो सारे इश्यूज हैं, सारी चीज़ें हैं, जो मसले मसाइल हैं, इनको प्रॉपर एड्रेस कर पाएंगे वो? इमरान साहब, इसमें पहली बात तो ये है कि देखें, कोई भी बात माँ के पेट से नहीं बंदा सीख के आता है, ये माशरा ही आपको सिखाता है, इसी में आके आप बात सीखते हैं। आज से 2016 से पहले, या मतलब 15-14 2009 से मैं इस फील्ड में आया हूँ, ये सियासत में। इससे पहले हमें पता नहीं था कि ये बात क्या होती है, कि क्या सियासत होती है, क्या वेलफेयर होती है। तो आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पता चला है,
अपने आप को सारा बंदा सीखता है, इसी माशरे में सीखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस पिछली दफ़ा रहा है कि हमने जिस ग्रुप को भी सपोर्ट किया वो प्रेसिडेंट बना, तो हमारे उस मंशूर पे काम नहीं हो सका। ठीक। तो उसमें एक मैं पॉइंट आपके सामने रख लेता हूँ, जब अभी ये एसोसिएशन सर, क्योंकि चेयरमैन तो कुछ आपको बता सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि असल पावर तो प्रेसिडेंट है, जिसको हर अदारा ओन करता है, स्पेशली DHA प्रेसिडेंट के अलावा किसी को ओन नहीं करता, जहाँ पे हमारे मामला हमेशा रहते हैं। तो मैंने उनको ये प्रपोज़ल दी थी कि देखें, हमारा चूँकि मंशूर में सबसे पहला पॉइंट था कि एसोसिएशन का एक अपना ऑफिस होना चाहिए और ज़ाती ऑफिस होना चाहिए। देखें, जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो मैंने तो किराए पे दफ्तर की बुनियाद रखी ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज चल रही है, आज बड़ा बल्कि दफ्तर किया उन्होंने, इतना बड़ा दफ्तर किया, शायद उसके एक्सपेंडिचर मैं समझता हूँ कि ये एसोसिएशन किस तरह बेयर कर रही है, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि पहले जो था वो छोटा ऑफिस था, अभी बड़ा ऑफिस बनाना, उसके अंदर एक्सपेंडिचर आना, तो ये इसी तरह हुआ ना, सारी चीज़ें लोगों के दोस्तों की वजह से। अच्छा, अब उसमें कि यार एक ऐसा हमारा अगर ऑफिस बन जाए, और ये हमारा ही मंशूर का एक हिस्सा था जो कि नंबर 1 पे लिखा हुआ। ठीक। जब हमने मियाँ साहब के सब इलेक्शन में गया तो हमने कहा था कि अपनी ज़ाती अगर बिल्डिंग बन जाए तो सर 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए जो महीने का इस वक्त खर्चा हो रहा है, तो वो हम किसी वेलफेयर बिल का, बिल्कुल ठीक, वो हम 10-15 ख़ानदान के जो विडोज़ हैं उनके बच्चों की फ़ीसें पे कर सकते हैं। तो हम ये काम कर ले, मुश्किल काम हो जाए, जैसे कि ताकि ये पैसा हमारा जो बचेगा इससे तो हम बेशुमार वेलफेयर कर सकते हैं, जो किसी खाते में नहीं पड़ता। तो मेरा ये प्रपोजल अपनी इलेक्टेड बॉडी में पहले साल ये था, वहाँ पे जो हमारे नॉन डायरेक्टर, जिसमें प्रेसिडेंट साहब खुद तशरीफ फरमा थे, कि मैंने कहा सर जो भी सोसाइटी का आप ओपनिंग करें, कोई भी हमारा बंदा वो ना जा सके, यहाँ पे एक SOP बना दें कि जब तक वो 25 लाख एसोसिएशन के फंड ना दें। ठीक। तो और पहले आप उस एसोसिएशन उसको चेक करें, वो डेवलपर सही है, उसका NOC वगैरह, उनके पेपर, उनके तमाम फॉर्मेलिटीज़ अगर सही हैं, तो अगर प्रेसिडेंट, चेयरमैन, हमारा जनरल से कोई बंदा जाएगा तो वो 25 लाख कंपल्सरी होगा, ताकि मार्केट के अंदर ये आवाज़ हो, हर डेवलपर तक जाए, ताकि वो 25 लाख रुपया एसोसिएशन के अंदर फंड देगा तो हम उसको प्रमोट करेंगे। तो उससे आप एक अच्छा एक ऑफिस बना सकें। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मुझे लगता है कि ये ठीक फार्मूला, माजरत के साथ मुझे लगता है द रीज़न इज़ कि सर डेवलपर के लिए 25-50 लाख इज़ नथिंग। एक प्रेसिडेंट जाके वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दीजिए, ये मेरा प्रोजेक्ट है तो आप इस पे काम करें। इसी तरह तो सर 100 प्रोजेक्ट आ जाएगा। अच्छा, एसोसिएशन के अकाउंट में पैसे भी बड़े आ गए, लेकिन कल को क्या होगा, जो अभी सर बाकी जो एक्स प्रेसिडेंट हैं या जो अभी जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जो डीले लेके आए हैं, फिर देखें ना लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हो सकता है उनका कसूर ना हो, उनमें नेगेटिविटी ना हो, लेकिन क्या होता है कि वो फिर सारा मुद्दा जो होता है ना सर उन पे पड़ जाता है। नहीं सर, देखिए पहली बात तो ये कि जब एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आप बिजनेस जनरेट करते हैं, देखिए ना प्राइवेट, आपने देखा ना, मैंने तो कहा कि पहले होना नहीं चाहिए था। जो मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। तो मैंने कहा अगर आपने ये करना, ही आज हो रहा है ना यार, पहले भी होता रहा, तो मैंने कहा अगर ये नहीं रुक सकता, अगर समझते हैं कि ये होना चाहिए, तो पहले तो तमाम उस डेवलपर की चीज़ें अगर पूरी हैं, अगर वो पूरा मेरिट पे आता है, उसके पास लैंड है ना, मैं कहता हूँ वो अच्छे लोग भी हैं प्राइवेट डेवलपर में, तो मैं वो 2-3 लेके आए ना, आप उनसे 25 लाख के बजाय 2 करोड़ भी मांगे, वो आपको दे देंगे। ये देखा ना, ये बात अगर मेरी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ली जाती तो मैंने तो एक प्रपोजल, उसके बाद उसको बेहतरी 2 करोड़ रख लेते हैं, तो हम पूरे 3 साल के टर्नओवर में अगर हम 4 ही डेवलपर के साथ काम कर लेते हैं, तो हमारे दोस्त कर रहे हैं अपने तौर पे भी कर रहे हैं, एसोसिएशन लेवल पे अगर करते हैं तो वो 2-2 करोड़ भी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जी 2-2 करोड़ भी देते तो हमारी आज एक बिल्डिंग बन चुकी। तो मेरी इस प्रपोजल को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब चेयरमैन का क्या काम होता है, आप इसमें कोई ना कोई आप प्रपोजल ही दे सकते हैं, आप उसको आप एज ए, यानी कि उसको आप लीड नहीं कर सकते। लीड सर जो कर रहा था उसी के पास इख्तियारात होते हैं, उसी ने लीड करना है, उसी की डायरेक्टर्स ने जो बात करनी है उसी के ऊपर सारी बातें। बाहर उस वक्त जो दोस्त बैठे थे उन्होंने इस बात को शायद नहीं इतना अहमियत दी कि इस तरह फंड रेजिंग हो तो ज़्यादा बेहतर। अब हर बंदा अपने तौर पे तो कर रहा है ना सर, कौन डायरेक्टर है, किसी का पीता काट रहा होता, कोई किसी का काट रहा होता। हाँ बात सेकंड शायद आप बाद में आपको दोस्तों के साथ ये कि बाद में जब ये हालात ख़राब हुए एक डेवलपर के साथ, लोगों का पैसा डूब गया, तो मैंने वहाँ पर जाकर तकरीर की। क्यों की? इसलिए की कि ताकि लोगों का पैसा रिस्टोर हो सके, ताकि लोगों ने जो पैसा लगा दिया उनका तो कोई कसूर नहीं। वो मैंने एक बात की, लेकिन उसमें जाके जब मुझे ये बताया गया कि ये आप करोड़ रुपया उन्होंने तकरीबन एसोसिएशन के लिए दिया डेवलपर ने कि जी उसके लिए ऑफिस बना या टूर्नामेंट हुआ, तो तब मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाके ना मैं कोई ज़ाती फाइलों के लिए गया, ना बंडल लिया मैंने, ना मेरे दफ्तर ने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा ज़ाती इंटरेस्ट नहीं था। जब ये मार्केट के अंदर ये सारी कन्फ्यूज़न फैल गई, तब मैंने जाके एज ए चेयरमैन, चूँकि आपको हो सकता कल को क्वेश्चन है जी चेयरमैन साहब से बाद में कहूँगे
वहाँ पे जब कमर्शियल की बैलेटिंग थी तो वो तो नहीं जाना चाहिए था। तो उस वक्त चूँकि हालात इस गंभीर हो चुके थे कि लोगों का पैसा लोगों की पॉकेट से निकल चुका था। तो मैंने कहा चले यार, अगर मेरी एक एफर्ट से अगर वापस आ जाए, जब लोगों को थोड़ा सा हौसला मिल जाए, तो शायद अल्लाह करे उसमें से कोई बेनिफिट मिला, और एसोसिएशन को भी उसका फ़ायदा हुआ था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ। काफ़ी हमने सियासी बातें की हैं, क्योंकि हम रियल्टर हैं, तो इसलिए आपके एक्सपीरियंस को भी हम यूटिलाइज़ करेंगे। थोड़ा सा बताएं, रियल एस्टेट का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है और अगले कुछ साल 6 महीने में कोई बेहतरी के चांस हैं? इमरान साहब, फ्यूचर बहुत अच्छा है। अच्छा जी। और इतनी बड़ी मार्केट बन गई है कि ये इसमें कभी काम ख़त्म नहीं हो सकता। ओके। आपका जो रियल बिजनेस है वो कभी भी नहीं। देखें, एक सोसाइटी पहले जब मैं आया था 2 फेज़ थे, तीसरा भी बन रहा था। आज माशाल्लाह 13 फेज़ है। तो सर, अगर मार्केट के अंदर लोग आ रहे हैं तो फेज़ भी तो बढ़ रहे हैं। तो आपका वो 50,000 कनाल के ऊपर अगर आपका वो फेज़ 10 आ रहा है जी, इससे भी बढ़ गया सर। अभी तो उन्होंने और मौजे डाल दिए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए परेशानी है जो शॉर्टकट लगाते थे। जैसे मिसाल के, आज पैसे लगाओ कल कमा लो, सर ऐसा। लेकिन डॉक्टर साहब, ओवरऑल रियल बिजनेस कभी इकोनॉमी तो हमारी डिस्टर्ब है ना, रेमिटेंसेस बाहर से नहीं आ रहा है, लोगों का कारोबार नहीं चल रहा, तो वो इकोनॉमी डिस्टर्ब तो है, उसकी वजह से इफेक्ट तो हमारे ऊपर आ रहा है। इमरान साहब देखें, अब जब मुल्क की हालात ऐसे हो जाए, 22% तक आपका इंटरेस्ट रेट चला जाए, तो कोई दूसरा बिजनेस भी ना चल रहा हो, तो हम रियल एस्टेट वाले भी तो उसी उन्हीं लोगों के साथ हैं जिन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। तो हम उनका भी केस लड़ रहे हैं हुकूमत के पास जाकर कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए आप ये रिलीफ करें, आप ओवरसीज़ पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, हम फॉरेन रेमिटेंस मांग रहे हैं, हम फॉरेन रेमिटेंस लेके आते हैं, बड़ी अच्छी बात डिस्करेज करते हैं। हालांकि उनका केस भी हम लड़ रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो तो उनका भी केस लड़ रहे थे। हालांकि वो तो नहीं होता, डीएचए में जाता है तो कहते हैं ये तो जो फीसें बढ़ाते हैं तो हम जो ट्रांसफर फीस आप देते हैं, यार आप तो रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो हम कहते हैं यार ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो हम उन्हीं का केस भी लड़ रहे थे। आपने देखा कि टीआईपी टैक्स था, उसके ऊपर जो पिछले लाइबिलिटी होती थी वो एक नया जो करंट ओनर था उसके ऊपर डाल दी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में केस लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वापस हुई है। आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टीआईपी टैक्स नहीं दे रहा। प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर लोगों को टैक्सेस आते थे, मुझे एसोसिएशन ने लेटर लिखा कि इसको आप टेक ओवर करें, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में रेट उन्होंने मुझे एक दिया ना, वो बना के मुझे अथॉरिटी दी ना, अथॉरिटी की दी साथ मैंने हाई कोर्ट में रेट की, तो उन्होंने भी वापस ले लिया। और मज़े की बात ये है कि आपको याद होगा उस वक्त एक टैक्स था जो कि टाउन का टैक्स था फेज़ 8 के ऊपर, डीएचए दूसरा टैक्स लेना शुरू हो गया था। अच्छा जी। टीएपी टैक्स आपको याद होगा कि डीएचए लेता रहा ट्रांसफर फीस के साथ, शुरू की बात, आप 20 साल आपका एक्सपीरियंस आपको याद होगा आपके दौर में। तो वो उसके बाद उन्होंने एक हेड बना दिया, उसको मर्ज कर दिया टीएपी टैक्स को। फिर वो उसके बाद उन्होंने उनको नहीं दिया, तो अपना फेस करना पड़ा हमारे मेंबर्स को, जो करंट होता था उनको। वही टैक्स इस तरह का उन्होंने वो अजीज़ भट्टी टाउन वाले एरिया का लेना, वो आईपी क्या था उसको, आईवी बाय पता नहीं आईवी कोई क्या था टैक्स, जो उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, जब मैंने ये रेट की तो उन्होंने वो वापस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। तो वो आज तक नहीं वो ले रहे वो टैक्स, क्योंकि मैंने कहा जी वो टीआईपी जो लेते थे वो अपने कैंटोनमेंट बोर्ड को नहीं दिया, तो कल को ये भी ना आप दें गवर्नमेंट की, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको पार्टी डीएचए भी बना था उस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड भी था सर। तो कैट बोर्ड को उन्होंने लिखा लेटर कि आपके पास क्या राइट है, उन्होंने कहा जी जीएचक्यू की तरफ से लेटर। तो उन्होंने कहा क्या जीएचक्यू जो है वो एक रियासत के अंदर रियासत बना सकता है, तो जब असम्बली से आई नहीं है तो अब इसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। ओके। तो फिर बाद में अभी इस दौर की बात है, अभी सब लोग अगर आए दिन प्रोफेशनल टैक्स के नोटिस आते थे कि यार कैसे हो सकता है, एक इदारे को जब हम दे रहे हैं वो अदालत में केस भी चल रहा है, आप जब एक्साइज से केस जीत जाएंगे हम आपको देने के लिए तैयार है। फिर वो वहाँ पे जो चीफ ऑफिसरों ने बुलाया हमें, मैं और हमारे एसोसिएशन साथ जनरल सेक्रेटरी वगैरह, तो उन्होंने कहा यार आप तो रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड का केस लड़े, आप जो अनरजिस्टर्ड उनसे तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, अनरजिस्टर्ड तो हमारे ज़्यादा, वो हमारी फैमिली का हिस्सा, हमारे साथ ही हैं वो भी। तो इस तरह की इमरान साहब बातें होती हैं। वाल आप में से पूछते रहेंगे, आपने बताता रहूँगा इंशाल्लाह। मैंने यहाँ आज भी मैं एफबीआर के चेयरमैन सॉरी कह दिया, कमिश्नर के पास 2 बजे की मीटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोशिश तो यही है सर कि जो बेहतर से बेहतर हो, मेरा तो उसमें जाती। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी सच्ची और खरी बातें की और आपसे गपशप करने का बड़ा मज़ा आया सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह सर।